अगर आपका 160 बढ़ भी गया तो बोल्ट नहीं टूटेगा। अगर आप 800 से ऊपर चले गए तो बोल्ट टूट जाता है। इन केस ऑफ 10.9 प्रॉपर्टी क्लास द सेफ्टी मार्जिन इज ओनली 100। 900 आपको टाइट करना है, 1000 के ऊपर फेल हो जाएगा। सेफ्टी मार्जिन 100। यू हैव टू बी मोर कॉशियस, more careful. So when you use 10.9, you have to be more cautious, more careful. Your torque range should be perfect, properly tested. तभी आपका काम होगा, गलती हो सकती है। ये रिजर्व स्ट्रेंथ है, ये रिजर्व स्ट्रेंथ है आपका। ये सेफ्टी मार्जिन बोल रहे हैं, रिजर्व स्ट्रेंथ बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं इसको आप, ये मार्जिन। इसलिए हम लोग 8.8 यूज कर रहे हैं कि ठीक है थोड़ा हमसे गलती भी हुआ, ओवरशूट भी कर दिया हमने, even then there will be no problem with the bolt, so we are using 8.8, but of course we can use 10.9 also. Is it clear? ग्रेड ऑफ मटेरियल जो है, ग्रेड ऑफ मटेरियल और बोल्ट नट और दोनों सेम ग्रेड का होना चाहिए क्या? बोल्ट नट सेम, E250 लिया मतलब बोल्ट को भी E250 और यस सेम ग्रेड का 250 आपका माइल्ड स्टील है। आपका जो 250 क्या है, 250 क्या है ग्रेड, आप 250 बात कर रहे हैं, क्या चीज है 250 न्यूटन पर एम स्क्वायर, क्या चीज है? आप जो ग्रेड 250 बोल रहे हैं क्या है? E250 हाँ 250 क्या है ये? जो भी हो सर, जो ग्रेड ऑफ मटेरियल का बोल रहा हूँ, विषय नहीं है। सही बात। वाशर के लिए वाशर जो वाशर है, वाशर तो डिफाइन ग्रेड होने से चलेगा सर। वाशर भी सेम ग्रेड का होना चाहिए। ये 250 जो ग्रेड आप बता रहे हैं ना, ये यील्ड स्ट्रेंथ है बेसिकली। इसी स्टील का टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है 410। अगर आप देखेंगे जाके तो 410 कई जगह 410 लिखा होता है, कई ड्राइंग आप देखेंगे 410 लिखा होता है, जी सर 410 का यील्ड 250 होता है। देखिए अप्रोक्सीमेटली 60% है, अप्रोक्सीमेटली उतना आता है। तो ये जो आपका माइल्ड स्टील है, जो मैंने बताया था ना आपको 4/6 इसकी ग्रेड 4/6 आएगी। 410 इज द टेंसाइल स्ट्रेंथ, जी इस तरह से ये माइल्ड स्टील है। आपका जो ये होता है, ये HTS बोल्ट होता है, जिससे हम बोल्ट बना रहे हैं, उसका यील्ड स्ट्रेंथ रहेगा 640। 250 की जगह 640 रहेगा उसका। अच्छा। टेंसाइल रहेगा उसका 800। ठीक है। नट बोल्ट वॉशर ऑल शुड बी ऑफ सेम प्रॉपर्टी क्लास, इवन वॉशर्स आल्सो। और वॉशर के लिए कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट भी वो मैं डिस्कस करूंगा आगे। Now come to rules for spacing of holes shall be same as of rivets. अब देखिए स्पेसिंग की बात है, कितना दूर लगाएंगे हम। जैसे आपका रिवेट का होता है ना, रिवेट की स्पेसिंग कितनी होती है? इन रिवेट्स वी हैव टू थिंग्स, वन इज एज डिस्टेंस, वन इज सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, होता है ना। एज डिस्टेंस कितनी होती है रिवेट में, अगर फैब्रिकेशन कोई कर रहे हो तो 1.5 D और 1.75 D फॉर गैस कट, ये होता है मिनिमम एज डिस्टेंस। मैक्सिमम होती है 40। सिमिलरली सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस रिवेट्स की कितनी होती है? 2.5 D और 16 T। ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है। तो ये सेम डिस्टेंस हमको बोल्ट में रखनी होती है। हम लोगों ने चेंज नहीं किया फैब्रिकेशन मैकेनिज्म। इन रिवेट्स वी आर कीपिंग दीज डिस्टेंसेस एज distance, we are doing designing by the same principle, by the same code. Clear? What is 4T? 4T, T is the thickness of the plate. Oh. ये जो भी आप लोग फैब्रिकेशन करते हैं ना, रिवेट का सेंट्रल टू सेंट्रल डिस्टेंस मिनिमम मैक्सिमम, दैट वी फॉलो एंड दैट हैज बीन गिवन इन SBC स्टील ब्रिज कोड पैरा 7.4। सर ये सेम स्पेसिंग रिवेट और बोल्ट का रखने का क्या सेम लोड लेगा जॉइंट? डिफरेंस ज्यादा ना आए। हम लोग जो बनाते हैं फैब्रिकेशन करते हैं, ड्रिलिंग कर रहे हैं, आप लोग ड्रिलिंग का स्पेसिंग, आपका जो जिग फिक्सचर बना हुआ है ना, उसको जिग को चेंज ना करना पड़े, इसलिए सेम रखा है। होल का डायमीटर भी सेम रखा है, होल का साइज भी 20-22 रखा है, ताकि सेम जिग को यूज कर लें, बार बार जिग हमको चेंज नहीं करना पड़े, इसके लिए रखा हुआ है। ठीक है। अब आते हैं नट हाइट। नट की हाइट कितनी रखना है हमको। देखिए नॉर्मल केस में आप कभी चेक किया होगा आपने, नट बोल्ट में नट की हाइट एक मिनिमम रिक्वायर्ड है कि उससे कम हाइट नहीं होना चाहिए, वरना नट मेरा फेल हो जाएगा।
suppose there is some existing bridge. In that existing bridge we have provided rivets of 22 mm suppose. So 22 mm rivet अगर लगाया मैंने फील्ड में तो उसका डायमीटर कितना रखा है मैंने 22 के लिए 23.5. So I have made the holes of 23.5 mm and I have provided 22 mm rivets. Now those rivets have become defective. Now I have to replace those rivets with bolts, HSFG bolt. और जब मैं रिवेट को निकालता हूँ ना तो डायमीटर 23.5 नहीं मिलेगा मुझे. It will be more. It may be 24 mm, 25 mm, 26 mm. Because some elongation due to some stresses due to driving force of the rivet. So diameter will be more. Hole will be little bit elongated. So for repair purpose, elongated holes have been allowed in HSFG bolt, and that limit has been given separately. Oversized holes for existing structures, only for repair purpose, not for new structures, only for existing structures. That is D+4 or 1.5 D, whichever is less. So for 22 mm dia rivet के लिए कितना कर सकते हैं 26 mm तक. So we can allow 26 mm hole. For new structures, it is only 23.5 दिया हुआ. सर ये रिवेट को रिप्लेस करेंगे एचएसएफजी बोल्ट से तो फंक्शन उसका सेम रहेगा सर? यस, सही क्वेश्चन पूछा आपने. ये मैं आगे भी कवर करूंगा इसको. जब भी रिवेट को बोल्ट से रिप्लेस करते हैं तो पूरे जॉइंट के जितने रिवेट है सब करते हैं एक पर्टिकुलर जॉइंट के लिए. जैसे कोई जॉइंट है आपका गर्डर में, सपोज आपको गर्डर में गर्डर बनाता हूँ मैं, ट्रस बनाता हूँ, सपोज सिंपल ट्रस बना दिया मैंने. अब आपको बहुत सारे जॉइंट है इसमें ना, इसको मैं बोलता हूँ चलो L0 बोल देता हूँ, उसको मैं U1 बोल देता हूँ, ठीक है, कुछ नाम दे देता हूँ सपोज. अब आपको ये इसको L2 बोल देता हूँ, सपोज ये L1 बोल देता हूँ, ठीक है. मुझे L0 को रिप्लेस करना है. All the rivets have to be replaced by bolt because joint function should be one type, either bearing or friction. So पूरा joint के मुझे सारे rivet replace करने पड़ेंगे. It is not so that we replace only one rivet by one bolt. No, because functioning is different. But yes, we can replace entire rivet of the joint. तो एक joint हो सकता है मेरा rivet पे हो, second joint मेरा हो सकता है bolt पे हो, ऐसा हो सकता है. लेकिन joint के सारे मुझे fixtures replace करने पड़ते हैं, all the rivets. Clear? और जब मैं रिप्लेस करता हूं तो ओवरसाइज होल इज परमिटेड. सर ओवरसाइज होल्स की जगह पे अगर हम एचएसएफजी बोल्ट का ही डाया बड़ा यूज करें तो वो नहीं हो सकता सर? नहीं हो सकता है, बट जरूरत नहीं करने की. आपको अलाउ किया हुआ ओवरसाइज होल बड़ा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. रिवेट तो करते ही बड़ा हम लोग, यहाँ भी कर सकते हैं, नो इशू. बड़ा डाया लगा दीजिए. बड़ा डाया आपको फिर से डिजाइन कराना, फिर से टॉर्क रेंज लेके आना पड़ेगा उस टॉर्क का, सो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा. इसलिए आपको सेम भी परमिट किया हुआ है, रिलैक्सेशन दिया है मतलब एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में. सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट डायमीटर इन प्रॉपर्टी क्लास. यस. हेलो सर. हाँ यस प्लीज. हाँ, आप जो बोला रिवेट के बदले बोल्ट चेंज करने का, पूरा जॉइंट का बोल्ट रिप्लेस करना है, लेकिन जब रिवेटिंग करते टाइम जो इनिशियल करने के जो प्रोसेस होती है हमारी रंग जिसको कलर लगाते हैं हम, तो उसको पूरा जॉइंट निकालना पड़ेगा ना. सही बात है, वो करना पड़ेगा. सरफेस मैंने कहा ना इसमें एचएसएफजी बोल्ट में सरफेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. म्यू वैल्यू इज इंपॉर्टेंट. सरफेस यू हैव टू प्रिपेयर. तो सीधा रिवेट निकाल के बोल्ट चेंज नहीं कर सकते. नहीं कर सकते ना. पूरा जॉइंट आपको सरफेस प्रिपेयर करना पड़ेगा. ऑल द रिवेट्स हैव टू बी रिमूव्ड, देन सरफेस हैज टू बी प्रिपेयर्ड. ये मैं आगे कवर करूंगा सरफेस प्रिपरेशन. विदाउट सरफेस प्रिपरेशन यू कैन नॉट प्रोवाइड. नाउ वन थिंग इज रिमेनिंग, लेंथ. व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द बोल्ट? जब आप मार्केट में जाएंगे लेंथ आपको बतानी पड़ेगी कितना आपको लेंथ बोल्ट का रिक्वायरमेंट है. सो लेंथ के लिए there are some clauses. IS 4000 में देखिए there are two terms. One is length of bolt, one is grip length. Now what is length of bolt? The distance from the underside of the bolt head to the extreme end of the shank, including any camber or radius. That is known as bolt length, total length of bolt. ठीक है, इसको अगर मैं देखूं स्क्रीन पे जाके, suppose this is my bolt, then this is my bolt length.
bolt length. Okay, from the end to the underside of the head, that is bolt length. So आप जब भी bolt का length का order करेंगे, that you will get 150 mm, 140 mm, 130 mm. It means that much length. This is known as bolt length. So bolt length आपको order करनी है, but how will you decide bolt length? So there is one more term that is known as grip length. What is grip length? Total thickness of steel sections to be held together. Thickness of steel plates, including packing but excluding nut. Complete thickness of plates. Suppose you are connecting two plates, then thickness of two plates will be known as grip length. देखिए इसको आगे मेरे पास कुछ स्केच हुआ तो देखिए यहाँ पर देखिए व्हाट इज ग्रिप लेंथ. स्केच देखिए फर्स्ट वाला. दिस इज वन प्लेट, दिस इज सेकंड प्लेट. बोथ प्लेट्स आर बीइंग कनेक्टेड बाय द बोल्ट एंड दिस इज वन वॉशर. देखिए छोटा सा वॉशर भी है यहाँ पर, एक वॉशर. सो टू प्लेट्स एंड वॉशर पूरा मिला के इसको बोलते हैं ग्रिप लेंथ. जो लिखा हुआ सिग्मा टी, दैट इज ग्रिप लेंथ. इट इज नोन एज ग्रिप लेंथ. यू कैन कैलकुलेट दिस ग्रिप लेंथ. आपको मालूम है आपकी प्लेट का साइज क्या है. You know the size of your plates, you know the size of washer. So you can calculate the grip length. Now beyond the grip length, there is some value. This some value. So grip length plus that value, that is the total length of bolt required. Okay. Now see second example, second sketch. In second sketch we have provided. In second sketch we have provided two washers. There are two washers. दोनों वॉशर प्लेन वॉशर है सर. दोनों वॉशर सेम हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, बट सेम ही रहेंगे. वॉशर जनरली अलग तो नहीं होते हैं, पर अलग हो सकते हैं. सर एक डीटी है और एक प्लेन वॉशर रहे तो वही ग्रिप लेंथ का है. ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. अगर डीटीआई वॉशर लगा दिया तो वो भी आपका इसमें ग्रिप लेंथ में काउंट हो जाता है. ठीक है. जो भी वॉशर लगाएंगे, जो भी आपको लगाना मैंडेटरी है, दैट इज ग्रिप लेंथ. जो मैंडेटरी वॉशर है दैट इज ग्रिप लेंथ. दो वॉशर लगाए, डीटीआई वॉशर लगाए, जो भी लगाए दैट इज योर ग्रिप लेंथ. एंड बियॉन्ड द ग्रिप लेंथ some value is required. 23 to 35 mm. This value has been given in code. EN 143993. In this code, this 2335 value has been given. So this value has to be added in the grip length. You can calculate total length of bolt. That length you have to order. अब देखिए इसमें मार्जिन है 23, 45, 30, 23, 35. काफी मार्जिन है आपके पास. अगर अलग अलग साइज की प्लेट है तो भी आप यूनिफॉर्म साइज का बोल्ट यूज कर सकते हैं. Kindly keep on checking your mic. Your mic should be in mute condition. It causes disturbance to other fellow. So kindly keep on checking your mic. When you want to ask something, then only kindly unmute yourself, then mute. So this extra length is added. We can calculate the total length requirement of the bolt. Clear? Now come back. This extra margin has been given in IS 4000 also. अगर IS 4000 देखिए इसमें भी दिया हुआ है grip length का. Grip length total length. Length of bolt shall be grip length plus additional allowance. This allowance has been given. Like for 20 mm bolt, this allowance is 31 mm. So grip length plus 31 mm. As per EN code कितना था ये 22 to 35. उसमें थोड़ा रेंज दे दिया. यहाँ पर एक यूनिक वैल्यू दे दी 31 mm. So you can order your length of bolt. Now there is one more thing. Suppose एक जगह आपको बोल्ट लेंथ रिक्वायर्ड है 145 mm, एक जगह रिक्वायर्ड है 150 mm. क्या करेंगे आप अलग अलग तो ऑर्डर नहीं करेंगे बार बार की 145 के आ रहे हैं 10 बोल्ट, 10 150 के आ रहे हैं. वेरी डिफिकल्ट. सो व्हाट यू डू? हेलो. हाँ यस प्लीज. सर हेलो. हाँ यस प्लीज. सर M22 में कितना होगा? 22 का भी दिया हुआ है टेबल में. मैंने उस टेबल में कवर नहीं किया हुआ है, ये टेबल में दिया है. मैंने 20 का एग्जांपल के लिए लिया है. अगर आप टेबल देखेंगे टेबल मिल जाएगा आपको. ठीक है जी. थैंक यू. सो अब 145 150 यू रिक्वायर 145 150. व्हाट यू डू? यू ऑर्डर 150 ओनली. अलग अलग ऑर्डर नहीं करेंगे. एंड फॉर रिमेनिंग 5 mm you will provide packing. In 150 mm you can provide one packing washer. So now your grip length will be increased by using the packing washer. So packing can be used. Then there is one more requirement. Maximum grip length, including the plies, packing washer, shall not exceed 10 times of the
diameter of the bolt. Suppose you are using 20 mm bolt diameter, so your grip length cannot be more than 200. If your grip length is more than 200, go for larger diameter bolt, 22 or 24. This is also one more check. So generally designers do all these things and they provide you drawing for the fabrication. ये सब डिजाइनर के काम का है, but just for information we have discussed कि क्या क्या चीज इसमें कवर करते हैं. ये ग्रिप लेंथ बात कर लिया हम लोगों ने. इसमें एक टेबल दिया हुआ है, उस टेबल में अलग अलग डायमीटर 20 का अलग दिया है, 20 मैंने 20 का लिया है, 22 का मिलेगा आपको, 24 का, सबका मिल जाएगा, 20 का, 18 का. ओके, so now come to washers. When we provide nut bolt, we always use washers. What is the use of washers? Washers are provided to prevent abrasion of the steel member during bolt tightening and for packing. There can be two requirements to prevent abrasion. When we tighten the bolt, nut bolt tight करते हैं, we rotate something. Either we rotate the nut or we rotate the bolt. जब rotate करते हैं, then there are chances of abrasion on the plate. Plate पे कुछ mark आ सकते हैं, plate का abrasion हो सकता है. To prevent this, we provide washer. That is one requirement. And second requirement is packing. जैसे मैंने कहा था, सपोज बोल्ट की लेंथ ज्यादा आ गई आपको, यू नीड 145 mm लेंथ बट यू गेट 150 mm लेंथ वो बोल्ट, सो यूज 5 mm पैकिंग. सो यू कैन यूज पैकिंग वॉशर्स. 5 mm का पैकिंग वॉशर लगा दीजिए, नाउ इट विल बी ओके. सो देयर आर टू पर्पसेस ऑफ वॉशर्स. सो इन केस ऑफ HSFG बोल्ट आल्सो वी यूज वॉशर्स. सेम जैसे वहां भी यूज करते हैं नॉर्मल बोल्ट में, यहाँ भी आपको वॉशर यूज करने हैं. Okay. Now here, we are tightening the bolt with heavy strength, with heavy torque or heavy stressing. Stress is much more than the normal bolt. 8.8 property class, 10.9 property class. Stress is very heavy. आपको बहुत ज्यादा टाइट करना है. टाइट करते हैं तो वॉशर पे फोर्स भी ज्यादा आता है. So here your washer is different. Your washer should be hardened and tempered. ये additional requirement है वॉशर की. हार्डन मींस हार्ड कर दिया आपने वॉशर को, उसकी हार्डनेस बढ़ा दी. सेम प्रॉपर्टी क्लास का है, सेम 8.8 10.9 इज ओके, और उसी से बनाने के बाद उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी चेंज कर दिया आपने, उसकी हार्डनेस बढ़ा दी, हार्डन कर दिया. अब कैसे बढ़ाते हैं हार्डनेस? उसी वॉशर को बना के आप गर्म करेंगे. यू विल हीट इट अप, हीटिंग अप टू 600 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड देन कूलिंग, सडन कूलिंग बाय क्वेंचिंग आइदर इन ऑयल और इन वाटर. पानी या ऑयल में डाल दीजिए. डालने के बाद वो सडन कूलिंग से हार्ड हो जाता है, सरफेस बिकम्स हार्ड, इट्स हार्डनेस इज इंक्रीज्ड. हार्डनेस भी दिया हुआ है, हार्डनेस को टेस्ट भी कर सकते हैं, ये उसमें दिया भी है. क्या है हार्डनेस? रॉकवेल हार्डनेस हो सकता है. ठीक है, देन सो वी हैव हार्डन द वॉशर. हार्डनिंग हो गया, हार्ड हो गया सरफेस. लेकिन जैसे हार्ड होता है ब्रिटल हो जाता है. अगर आप किसी भी स्टील के मेटल को गर्म करके पानी में सडन क्वेंचिंग करेंगे, इट विल बिकम ब्रिटल. सो नाउ इट इज गिविंग ब्रिटलनेस. वो कैसे करते हैं? अगेन वी हैव टू हीट इट अप, फिर गर्म करेंगे उसको. गर्म करने के बाद कूलिंग जो करते हैं दोबारा, वो स्लोली कूलिंग करते हैं, एयर कूलिंग, स्लोली एयर कूलिंग. सो इट बिकम्स डक्टाइल, इट बिकम्स टेम्पर्ड, इसकी ब्रिटलनेस कम हो जाती है. So this property we have to develop in washers, hardening and tempering. That is additional requirement for HSFG bolts. Simple bolt में hardening tempering नहीं करते हैं. Now types of washers. एक कितने तरह के वॉशर होते हैं? एक तो प्लेन वॉशर्स, जो हमने गोल वॉशर देखे थे, सर्कुलर वॉशर, एनुलर शेप के विद लिटिल बिट प्रोजेक्शन, उनको बोलते हैं प्लेन वॉशर्स. प्लेन वॉशर्स, इसमें देखिए प्लेन वॉशर भी अलग अलग तरह के हैं. लेकिन नाउ वी आर फॉलोइंग यूरोपियन कोड, EN कोड. दे आर वेरी फाइन, वेरी रिफाइंड, एवरीथिंग इज वेल प्लान्ड, वेल डिफाइंड. सो वॉशर यहाँ अलग अलग तरह के हैं. एक तो नट फेस वॉशर अलग है, बोल्ट फेस वॉशर अलग है. क्यों अलग है देखिए आप. मैं एक बड़ा सा बनाता हूँ स्केच आपके सामने. एक बोल्ट का, बोल्ट जो उठता है टॉप पे इस तरह से बनता है कुछ, इसको थोड़ा बड़ा करके बना दिया मैंने, इस तरह होता है, इस तरह का होता है ना. ऊपर जो है यहाँ पर थोड़ा सा डायमेंशन इस तरह की हो जाती है बोल्ट की. ठीक है, सो वॉशर जो लगाने हैं आपको, अगर यहाँ पर कोई वॉशर लगाना है आपको, उसका डाया आपको थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा. अगर यहाँ वॉशर लगाना है, उसका डाया छोटा भी रहेगा चलेगा.
Generally in our conditions, Indian conditions, what we do, we provide bigger diameter washer. Same washer is suitable towards bolt head side and towards nut side. But in case of EN code, they have provided separate dimensions of washers. Nut face washer will be different, bolt face washer will be different, of different size. Little variation, minor variation है. जैसे मैं अगर 20 mm का एग्जांपल लूं, 20 mm डायमीटर बोल्ट का, इसका जो वॉशर होता है, तो छोटा वाला वॉशर रहेगा 20.1 to 20.4 mm, और जो बड़ा वॉशर रहेगा वो 21.0 to 21.3 mm. दो अलग अलग साइज के वॉशर है. ये रहेगा बोल्ट साइड, ये रहेगा नट साइड. लगाया है ये फर्स्ट वाला वॉशर बोल्ट फेस. इसमें ऊपर साइड में शेमफर्ड होना चाहिए, बिकॉज माय बोल्ट सरफेस इज सम कर्व, थोड़ा सा कर्वेचर है इसमें. टू अकोमोडेट दैट कर्व दिस वॉशर शुड बी शेमफर्ड. देखिए ध्यान से इसको, यहाँ पर ये वॉशर में शेमफरिंग करना पड़ेगा ऊपर साइड, वन साइड शेमफरिंग. सो फॉर बोल्ट फेस वॉशर्स दे आर वन साइड शेमफर्ड. शैम्फर्ड मींस सर, शेमफरिंग करते हैं आप, उसको स्मूथ कर देते हैं. स्मूथ करते हैं ना, शेमफरिंग, होल का शेमफरिंग करते हैं आप. क्या करते हैं? स्मूथ कर देते हैं, स्मूथ कर देते हैं, घिस देते हैं उसको. ठीक है, मैं आपको स्केच दिखाता हूँ. स्केच है मेरे पास. वन साइड शेमफर्ड यूज्ड अंडर बोल्ट्स. शेमफर्ड पोजीशन शुड बी टुवर्ड्स बोल्ट हेड एंड अदर वॉशर्स आर फॉर नट्स. यस सर प्लीज सर, चैम्पर करने से उसका स्ट्रेंथ कम हो जाएगा ना सर? कितना थोड़ा सा करेंगे माइनर, होल का भी शेमफरिंग कर. होल का माइनर शेमफरिंग, एज को निकाल रहे हैं आप. जो शार्प एज है ना उसको निकाल रहे हैं. जो शार्प एज, ये शार्प एज को आप स्मूथ कर रहे हैं, ओनली ये कर रहे हैं. इससे स्ट्रेंथ कम नहीं होगा, इससे आपका बल्कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन रुक जाएगा और आपका जो फेलियर के चांस है वो कम हो जाते हैं. आप नहीं बनाते हैं, जो फैब्रिकेशन करते हैं उसमें होल नहीं करते हैं. सर बना रहे हैं, हाँ सर बन रहा है, लेकिन ये बोल्ट में नहीं कर रहे हैं सर जनरली हम लोग. बोल्ट का तो ये वॉशर में वॉशर का तो अभी रिक्वायरमेंट आया है. तो एचएसपीसी बोल्ट का अभी यूरोपियन कोड हमने फॉलो किया है, तब इसका रिक्वायरमेंट आया है. ठीक है, अब एक और चीज देखिए, हमने कहा था कि वी आर प्रोवाइडिंग वॉशर्स टू प्रिवेंट अब्रेजन ऑफ द स्टील. टाइटिंग में अब्रेजन होता है, तो जिधर वॉशर है उधर लगाते, जिधर से टाइट कर रहे हैं उधर लगाते हैं, जिधर टाइट कर रहे हैं उधर लगाएंगे वॉशर to prevent the abrasion. So for 8.8 grade bolt, washers are provided under rotating head only. When you tighten the nut or bolt, either you rotate nut or you rotate bolt. जिसको आप रोटेट कर रहे हैं उस साइड वॉशर लगाएंगे, अदर साइड वॉशर की आपको जरूरत नहीं है. No need to provide washer on other side. So for 8.8 property class, only one side washer, only towards rotating head. But for 10.9 property class, 10.9 we are inducing heavy stress in the bolt. दोनों प्लेट को जोर से पुश कर रहे हैं, हाई स्ट्रेस. सो वॉशर शुड बी प्रोवाइडेड ऑन बोथ द साइड्स. दोनों तरफ वॉशर आपको लगाने. ठीक है, 10.9 प्रॉपर्टी क्लास में. 8.8 में एक तरफ वॉशर लगेगा. क्लियर? अगेन वॉशर्स हैव द मार्किंग H और HR मार्किंग. Sometimes H marking, sometimes HR marking. ये दोनों मार्किंग हो सकती है. H HR means they are being manufactured as per European code, जो 14399 कोड के अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चरिंग हुआ है. Then they can be H और HR marking. Now HR कब रहेगा, H कब रहेगा, उसका भी कुछ प्रोविजंस है. जैसे अगर मान लो हम पूरा असेंबली एक साथ बना रहे हैं, एंटायर असेंबली ऑफ बोल्ट, HR मार्किंग रहेगी. Sometimes we manufacture washers separately. देखो वॉशर का काउंटिंग अलग है. Sometimes we have to provide only one washer. Sometimes we have to provide two washers. 10.9 में दो वॉशर लगाने हैं, 8.8 में एक वॉशर लगाना है. तो वॉशर का नंबर अलग अलग होता है. समटाइम्स वी मैन्युफैक्चर देम सेपरेटली ऑल्सो. अगर सेपरेटली बनाए तो उसमें H मार्किंग मिलेगी आपको, अदरवाइज HR मार्किंग मिलेगी. नो डिफरेंस, बोथ आर सेम. बोल्ट फेस वॉशर क्या है जो मैंने बताया था आपको, यार ये तो हो गया बोल्ट फेस वॉशर, ये हो गया नट फेस वॉशर. इन पे मार्किंग भी होती है HN HB. HN मींस नट फेस वॉशर है, HB मींस बोल्ट फेस वॉशर है. माइनर डिफरेंस है, मैंने आपको बताया था माइनर डिफरेंस. बोल्ट फेस वाले थोड़े बड़े रहेंगे, नट फेस वाले छोटे रहेंगे थोड़े से. बट इन आवर इंडियन कंडीशंस जनरली वी मैन्युफैक्चर सिंगल वॉशर HB. बोल्ट वाले बनाते हैं उसी को नट पे भी लगा देते हैं, वो भी चलेगा, एक्सेप्टेबल है, नो इश्यू. ठीक है,
ये शेम्फरिंग का मैंने एक स्केच लिया है, इस तरह का स्केच देखिए शेम्फरिंग, ये देखिए एज पे शेम्फरिंग है, इनसाइड आउटसाइड बोथ द साइड्स, आउटसाइड शेम्फर्ड, इनसाइड शेम्फर्ड। ओके, अदर साइड में शेम्फर्ड नहीं है, देखिए इस साइड देखिए बॉटम साइड में इधर शेम्फर्ड नहीं है, इधर शार्प एज है, ओनली वन साइड शेम्फर्ड। जिधर बोल्ट आने वाला उधर शेम्फरिंग होता है। Okay, so this was main washers, plain washers. Now second category of washer is plate washers, simple plate form में। देखिए पुराने वॉशर तो सर्कुलर थे, एनुलर शेप में। These plate washers are in the shape of square, इस तरह का होता है plate washers, ठीक है। So that is one requirement. Second requirement is they can be provided as packing washers. कई बार बोल्ट की लेंथ आपको ज्यादा मिल गई, so to adjust the grip length we provide them as packing washers. पैकिंग के लिए लेंथ ज्यादा है तो आप एक वॉशर लगा दीजिए, दो वॉशर लगा दीजिए फॉर पैकिंग पर्पस। मैक्सिमम 3 वॉशर्स यू कैन प्रोवाइड up to total thickness of 12 mm, 4 mm plus 4 mm plus 4 mm, so up to 12 mm you can provide 3 washers for packing purpose. Okay, now when we provide these washers for long slotted holes, जिधर होल है उधर लगाना पड़ेगा आपको, but when we provide them as packing washers they should be provided against non rotating head। देखिए पैकिंग के लिए लगा रहे हैं हम लोग तो कहीं भी लगा सकते हैं, या तो लेफ्ट लगा दो या राइट लगा दो, तो जनरली जो हेड को रोटेट कर रहे हैं उधर ना लगा के अदर साइड लगाते हैं, ठीक है। दिस वाज प्लेट वॉशर। नाउ देयर इज वन मोर टाइप ऑफ प्लेट वॉशर, उसको बोलते हैं टेपर्ड वॉशर। ये भी प्लेट वॉशर ही बट टेपर्ड है। देखिए टेपर्ड वॉशर की जरूरत क्या, देखिए कई बार आपके जो सेक्शन होते हैं ना, खासकर रोल्ड सेक्शन, अगर रोल्ड सेक्शन की बात करूं मैं, रोल्ड सेक्शन इस तरह का होता है। देखो ये सरफेस दिया मैंने, इसका सरफेस थोड़ा इंक्लाइंड है, देख रहे हैं नीचे वाला बॉटम सरफेस थोड़ा सा इंक्लाइंड है। इस सरफेस पे अगर आप सिंपल बोल्ट लगाएंगे तो क्या होगा, देखिए जैसे सिंपल ये बोल्ट है मेरा, इस बोल्ट को मैंने लगा दिया, यहाँ पर नट लगा दिया, देखिए यहाँ पर गैप बन गया, ये गैप अपना प्रॉपर सीटिंग नहीं है, बोल्ट का हेड का प्रॉपर सीटिंग नहीं है, इंक्लाइंड सरफेस पे प्रॉपर सीटिंग नहीं हो पा रहा है, नॉन यूनिफॉर्म लोड डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। सो व्हाट आई डू, इसके लिए एक वॉशर लगाता हूं मैं, टेपर्ड वॉशर। ये टेपर्ड वॉशर है, थोड़ा बड़ा बना दिया मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए, मैंने इसको यहाँ लगा दिया एकदम इसी साइज का, जिस साइज का इंक्लिनेशन है उसी साइज का मैंने टेपर्ड वॉशर लगाया, बाद में बोल्ट लगा दिया। अब देखिए प्रॉपर सीटिंग, एकदम परफेक्ट सीटिंग। नाउ नट perfect seating, okay, so this blue color is known as tapered washer। tapered है, इसका एंगल सेम रहेगा as the angle of the surface। अगर surface आपका inclined है then you have to use tapered washers for proper seating purpose। so ये भी simple plate washers है but angle दिया हुआ है इसमें। कब यूज करना है इसको, if your inclination is more than 3 degree for up to 20 mm bolt or more than 2 degree for bolt more than 20 mm, तो आपको ये टेपर्ड वॉशर यूज करने हैं। अब टेपर्ड वॉशर कहाँ यूज करेंगे आप, किस साइड यूज करेंगे, प्रिफरेबली अगेंस्ट नॉन रोटेटिंग, अगेंस्ट नॉन रोटेटिंग सरफेस। जिधर रोटेट नहीं कर रहे उधर आपको यूज करना प्रिफरेबली। जरूरी नहीं है, कई बार आपको हो सकता है कि रोटेटिंग हेड पे लगाना पड़े, कोशिश करें कि नहीं लगाना पड़े, बट ये समटाइम्स यू हैव टू प्रोवाइड इट। सो दैट इज the criteria of providing tapered washers, plate washer and tapered washer। देखिए मैंने स्केच बनाया है यहाँ पर, ये नॉर्मल वॉशर है, प्लेन वॉशर, नॉर्मल वॉशर, एनुलर शेप, सर्कुलर शेप, nib just for making it distinct from the normal washers, then this is plate washer or tapered washer। plate washer, tapered washer both are of same shape except angle is given in case of tapered washer। This angle may be 3 degree, 4 degree, 5 degree, depending upon the inclination of the surface। We have to use different angle tapered washers। So clear, any doubt? Now the most important thing is DTI washer, direct station indicators।
दे आर बेसिकली इंडिकेटर्स. ये वॉशर नहीं है, इंडिकेटर ज्यादा, इट इज इंडिकेटर, डायरेक्ट टेंशन इंडिकेटर, DTI, because they are being provided as washer, so they are named as washer, but they are basically indicators. They indicate the level of tension in the bolt. बोल्ट को आप टाइट कर रहे हैं, बोल्ट में कितना टेंशन है आपको नहीं मालूम है. You have designed the joint assuming some tension in the bolt. आपने अज्यूम किया कि मैं डिजाइन कर रहा हूं इस पर्टिकुलर लोड के लिए कि उतना लोड मेरा बोल्ट प्लेट को कंप्रेस कर देगा. But whether that much load is coming in the bolt or not, for that purpose you need indicators. These indicators will indicate the level of tension in the bolt. When these bolts are tightened, there are projections in DTI washers. देखिए projections हैं, 2 से 3 mm की projections हैं. और अदर साइड डिप्रेशन है, देखिए अदर साइड डिप्रेशन दिख रहा है आपको, वन साइड प्रोजेक्शन. दीज प्रोजेक्शंस इस केस में आप देख रहे हैं, देयर आर 5 प्रोजेक्शंस. सो दे कैन बी 5, दे कैन बी 6, दे कैन बी बिटवीन 4 to 9, दे कैन बी 4, 5, 6, 7, 8 और 9, एनीथिंग डिपेंडिंग अपॉन द मैन्युफैक्चरर. मैन्युफैक्चरर चाहे तो 4 लगा दे, चाहे तो 9 लगा दे. ओके, सो दीज प्रोजेक्शंस आर कंप्रेस्ड एंड गैप इज रिड्यूस्ड व्हिच कैन बी चेक्ड फिजिकली. जब ये पूरे प्रोजेक्शंस हैं तो गैप कितना रहेगा, 2 से 3 mm का. बट व्हेन इट इज कंप्रेस्ड, जब आप बोल्ट को टाइट करते हैं, इट इज कंप्रेस्ड एंड गैप इज रिड्यूस्ड, कम हो जाएगा गैप. दैट गैप कैन बी मेजर्ड फिजिकली. आप गैप को मेजर करेंगे, अगर गैप नहीं है इसका मतलब पूरा कंप्रेशन हो गया. इट मींस द एंटायर द डिजायर्ड स्ट्रेस हैज कम इनटू द बोल्ट, नाउ लोड इज देयर. सो आपको ये कंप्रेशन चेक करना है. Now these washers are calibrated. What are the procedures for checking that gap? Actually, we were checking inserting a piece of paper between washers and nut. Is that accurate criteria or it is something else? पेपर ठीक क्राइटेरिया नहीं है, पेपर गलत क्राइटेरिया है. मैं बताऊंगा आगे आपको क्या करना है. So these washers are calibrated. These washers are calibrated to induce the desired level of tension in bolt when projections are compressed. जब प्रोजेक्शन कंप्रेस हो गए, then we can assume कि बोल्ट में टेंशन आ गया है, sufficient tension. इन DTI वॉशर को पहले ही चेक कर लेते हैं, इसका कैलिब्रेशन कर लेते हैं कि भाई इसमें अगर मान लो 800 का टेंशन आएगा या 600 का टेंशन आएगा तो कितना कंप्रेशन रहेगा, या 300 का टेंशन आएगा तो क्या कंप्रेशन रहेगा. तो दे आर कैलिब्रेटेड कि इतने टेंशन के लिए इसका कंप्रेशन होगा. एंड इफ कंप्रेशन इज देयर, इट मींस वी कैन अज्यूम कि भाई मेरा टेंशन ठीक है. दीज वॉशर्स आर कंपैटिबल फॉर द प्रॉपर्टी क्लास, डिफरेंट फॉर 8.8, डिफरेंट फॉर 10.9. उसी तरह का इनका कैलिब्रेशन होता है. इनकी मार्किंग रहेगी H मार्किंग 8, H10, H8 for 8.8, H10 for 10.9. देखिए इनको जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इसका मैन्युफैक्चरिंग का डायमेंशन पे दिया हुआ है. EN 14399 में टेबल 2 पूरा डायमेंशन आपको मिलेगा. ये तो मैंने कहीं मैन्युफैक्चरर का लीफ लिया है, पर देखिए इस तरह का पूरा डायमेंशन है इसका. व्हाट शुड बी द थिकनेस ऑफ वॉशर, व्हाट शुड बी द थिकनेस ऑफ प्रोजेक्शन, लोकेशन क्या रहेगी इसकी, कहाँ रहेंगे प्रोजेक्शंस, साइज क्या रहेगा वॉशर का. ऑल दीज थिंग्स डायमेंशंस हैव बीन गिवन डिपेंडिंग अपॉन द बोल्ट डायमीटर. जैसे बोल्ट का डायमीटर अगर आपका 20 है तो उसका साइज दिया हुआ है. ठीक है. देखिए यहाँ पर भी M20 मींस 20 डायमीटर बोल्ट, H8 मींस प्रॉपर्टी क्लास 8. नाउ कैलिब्रेशन की बात कर रहे थे, कैलिब्रेशन करना जरूरी है. कैलिब्रेशन जरूरी है ना. कंप्रेशन किस लोड पे आ रहा है ये हम मान के चल रहे हैं, पहले कैलिब्रेशन करना पड़ेगा. So DTI washers are tested on a calibrated load measuring device for compression of indicators. एक लोड लगा के कंप्रेशन चेक करते हैं. And this testing is done after final coating. देखिए इसमें कंप्रेशन में थिकनेस काफी मेजर करेगी, काफी रोल प्ले करेगी. So thickness is altered after the coating. So coating करने के बाद ही टेस्टिंग करना है आपको. कितने करना है? Each lot 8 washers from each lot. Manufacturing lot, one lot may contain more than one batch. So एक lot में आपको 8 वॉशर टेस्ट करने हैं and 8 all should pass. All the 8 should pass. अगर एक भी आपका फेल हो गया इसका मतलब entire lot is rejected. So very stringent provisions for calibration. क्योंकि आपका पूरा आधार जो जॉइंट का पूरा जो आपकी credibility है ना, that is depending upon the washers. So all the samples should pass the result. And only tested washers should be brought to site
for providing them in the structure. देखिए ये जो मैंने बात किया था BS 111 का, इसमें भी दिया हुआ है कैलिब्रेशन का, कैलिब्रेट करने के लिए प्रोविजंस. DTIs shall be tested on calibrated load measuring device as per EN 14399. अब कितना लोड के लिए टेस्टिंग करना वो भी इसमें दिया है. अगर 14399 को देखेंगे तो इसमें लोड किस लोड पे टेस्टिंग करते हैं वो दिया हुआ है. क्योंकि जैसे M20 आपका डायमीटर है, 20 वोल्ट है, 8.8 प्रॉपर्टी क्लास है, देन कंप्रेशन के लिए लोड का रेंज दिया हुआ है 10 प्रॉपर्टी क्लास से. इस रेंज में कंप्रेशन होना है. When we compress the DTI washers with the load within this range of load, there should be compression in the DTI washers. ये इसमें क्राइटेरिया दिया है कैलिब्रेशन का. तो कैलिब्रेशन के बाद सर्टिफिकेट के साथ फील्ड में आएंगे वो. आप चाहें तो अपना कैलिब्रेशन करवा भी सकते हैं अगर आपको डाउट है तो. अब आते हैं हम कहाँ लगाते हैं, कैसे लगाते हैं DTI वॉशर को. इसको जरा देख लें हम. देखिए फर्स्ट थिंग, DTI वॉशर्स प्रीफरेबली टू बी प्लेस्ड अंडर नॉन रोटेटिंग हेड. देखिए जब आप टाइट करते हैं यू रोटेट आइदर नट और बोल्ट. जहां तक कोशिश करें इसको आप नॉन रोटेटिंग हेड पे लगाएं. बट समटाइम्स वी हैव टू प्रोवाइड देम अगेंस्ट रोटेटिंग हेड आल्सो, क्योंकि आपको लगाने के बाद ना टेस्टिंग करना है, इसका गैप चेक करना है. कई बार जो अदर एंड है वो कई बार अप्रोचेबल नहीं रहता है, फार एंड अप्रोचेबल नहीं रहता है, तो नियर एंड पे लगाना पड़ेगा आपको. जिधर टाइट कर रहे हैं वहीं लगाना पड़ेगा. ठीक है, तो लगा सकते हैं, बट प्रीफरेबली वर्ड इसलिए यूज किया है. इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि अगर हम रोटेटिंग हेड के पास लगा रहे हैं तो एक वॉशर जो लगाया ना अपना, वो इसको प्रोटेक्ट करेगा प्रोजेक्शंस को. If DTI washer is provided under rotating head, one additional normal washer should be provided under rotating head to protect the projections from damage due to abrasion during bolt tightening. When we tighten the bolt, due to tightening, these projections may be damaged. So we provide one more washer above this to protect the projections. स्केच देखते हैं, उससे क्लियर होगा कैसे लगाते हैं. देखिए ये वाला स्केच पहला वाला, अंडर बोल्ट हेड टाइटनिंग. हम टाइट कर रहे हैं, बोल्ट के हेड को टाइट कर रहे हैं. हेड टाइट नहीं कर रहे हम लोग. अंडर बोल्ट हेड फिटिंग. बोल्ट के हेड के नीचे हमने DTI वॉशर लगाया है. और टाइट कैसे कर रहे हैं? रोटेशन बाय नट. वी आर रोटेटिंग नट फॉर टाइटनिंग पर्पस. अब देखिए नट को आप रोटेट कर रहे हो ना टाइट करने के लिए, तो नट के नीचे का वॉशर 4 नंबर वॉशर आपको लगाना है. 4 नंबर वॉशर हैज टू बी प्रोवाइडेड बिकॉज यू आर रोटेटिंग द नट. तो नट के नीचे का वॉशर लगाना है आपको. और DTI वॉशर जो है 1 नंबर ये आपने लगा दिया है सिंपल. 2 नंबर वॉशर की आपको जरूरत नहीं बिकॉज यू आर रोटेटिंग नट. 2 नंबर वॉशर इज नॉट रिक्वायर्ड. ओके, नाउ सी द सेकंड केस. इन सेकंड केस यू आर रोटेटिंग नट को आप रोटेट कर रहे हैं और उसी के नीचे आपने DTI वॉशर लगाया है 1 नंबर DTI वॉशर. सो जब रोटेट करेंगे नट को तो DTI वॉशर के प्रोजेक्शंस दे मे बी डैमेज्ड. दैट्स व्हाई यू हैव टू प्रोवाइड दिस 2 नंबर वॉशर. दिस इज मस्ट. 4 नंबर वॉशर इज नॉट रिक्वायर्ड. So like this you have to provide DTI washer and plain washer. Plain washer on rotating head side and DTI washer should be below this so that its projections can be prevented from any damage during rotation. That is the criteria of providing DTI washer and plain washer. And this is about 8.8 property class. 8.8 property class. When we talk about 10.9 property class, उस केस में हमको 4 भी लगाना पड़ेगा. For 10.9 property class, both side we have to provide washers. So 8.8 में आपको एक ही वॉशर लगाना है प्लेन वॉशर, और 10.9 property class में आपको 2 वॉशर लगाने हैं 2 washers. So now you have to decide about the number of washers and their placement. Is it clear? If you have any doubt, any query regarding this? No sir, washer वाला क्या बताइए सर? वॉशर में क्या, कौन सा वॉशर? प्लेन वॉशर ना? नहीं, 8.8 प्रॉपर्टी DTI वॉशर्स ओनली जिंक फ्लेक कोटिंग और शेराल्डाइजिंग.
These two things we can provide on DTI washers. Now zinc flake coating is the higher quality of coating. Generally we were using hot dip galvanizing. Zinc flake coating is better than hot dip galvanizing. एक तो इसकी थिकनेस काफी कम होती है. हॉट डिप गैल्वेनाइजिंग अगर देखें आप तो थिकनेस इज अराउंड 80 to 200 माइक्रोन, बहुत ज्यादा थिकनेस है. यहाँ पर जिंक फ्लेक कोटिंग की थिकनेस काफी कम होती है एंड गिव्स मोर प्रोटेक्शन देन galvanizing, better protection against corrosion. So we have to use zinc flake coating in case of DTI washers, either zinc flake coating or cerardizing. Okay, first highest quality of coating is in DTI washers. Now second rank comes to HSFG bolt and nut for property class 10.9. 10.9 is higher property class, so here also we do not allow hot dip galvanizing. We can allow only zinc flake coating. जिंक फ्लेक कोटिंग बेसिकली पेंटिंग टाइप है. यस सर, जिंक फ्लेक कोटिंग एक्चुअली क्या है सर? इसमें गर्म कड़ी से हॉट डिप गैल्वेनाइजिंग में आप मेटल को मेल्ट करके फिर डालते हैं उसमें ना, हॉट रहती है वो. हॉट कंडीशन में मेटल में कई बार हाइड्रोजन एम्बिटरमेंट हो जाता है, हाइड्रोजन एंटर कर जाती है सरफेस ब्रिटल हो जाता है. इसलिए हॉट डिप गैल्वेनाइजिंग यहाँ पर हम लोग अलाउ नहीं करते हैं बिकॉज हायर प्रॉपर्टी क्लास है. इसमें जिंक फ्लेक कोटिंग एक अलग तरह की कोटिंग है. इसमें जिंक के और एल्यूमिनियम के फ्लेक मिलाकर के एक क्रोमियम के बेस में उसको मिला के पेंटिंग टाइप करते हैं. पेंट करने का तरीका अलग है, स्प्रे कर सकते हैं या और तरीके से कर सकते हैं. और इसका जो कोरोजन रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, इसलिए जिंक फ्लेक मेटलाइजिंग के जैसा है. मेटलाइजिंग जैसा नहीं है. मेटलाइजिंग तो आप वायर को गर्म करके मेल्ट करके स्प्रे कर रहे हैं. तो यहाँ पर हम गर्म नहीं करना. हमको ना गर्म करते ही मेरा हाइड्रोजन एम्बिटरमेंट होता है, मेरी सरफेस जो है ना ब्रिटल हो जाता है. अगर गर्म करते हैं आप इसको तो हाइड्रोजन एंटर करती है सरफेस पे, सरफेस ब्रिटल बन जाता है. तो गर्म नहीं करना. रेडीमेड कंडीशन में सर मार्केट में अवेलेबल है ये कोटिंग कंपनीज होती है, कोटिंग करती है. कई सारी इसका प्रोडक्ट का जो कमर्शियल नेम है नाम से मिलता है. इसको बोलते हैं जियोमेट और डिक्रोमेट. ये कोटिंग का नाम डिक्रोमेट कोटिंग होती है. जियोमेट डिक्रोमेट नाम से कोटिंग. ये जिंक फ्लेक कोटिंग है, ये मार्केट में होती है हाई क्वालिटी. जितने आपके व्हीकल, तो ये जिंक फ्लेक कोटिंग हो गया. नाउ थर्ड कैटेगरी जो बोल सकते हैं वो 8.8 प्रॉपर्टी क्लास को बोल सकते हैं. 8.8 प्रॉपर्टी क्लास के नट बोल्ट एंड नॉर्मल वॉशर. थोड़ा सा लोअर कैटेगरी की पेंटिंग इसमें हम अलाउ कर सकते हैं. यहाँ पर हम लोग हॉट डिप गैल्वेनाइजिंग अलाउ कर सकते हैं. हियर वी कैन अलाउ हॉट डिप गैल्वेनाइजिंग बिकॉज स्ट्रेंथ कम है, कम प्रॉपर्टी क्लास है. हॉट डिप गैल्वेनाइजिंग यस ऑफ कोर्स जिंक फ्लेक कोटिंग हम लोग कर सकते हैं. काइंडली चेक योर माइक, काइंडली चेक योर माइक. नाउ एक चीज और देखिए, यहाँ पर इसमें हमने जिंक हॉट डिप गैल्वेनाइजिंग अलाउ किया हुआ है बट एज पर ISO 10684. हमारे यहाँ भी हॉट डिप गैल्वेनाइजिंग का एक कोड है 4759 IS कोड. लेकिन चूंकि हम लोग जो पूरा स्पेसिफिकेशन EN कोड से किया ना हमने, उसमें ISO स्पेसिफिकेशन मेंशन किया हुआ है 10684. दोनों का प्रोविजन ऑलमोस्ट सेम है बट इसमें 10684 लिखा है, इसलिए मैंने आपको बता दिया. हॉट डिप गैल्वेनाइजिंग एज पर 10684. जिंक फ्लेक कोटिंग, इट इज हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ कोटिंग हैविंग साल्ट स्प्रे रेजिस्टेंस क्वालिटी कोटिंग. साल्ट स्प्रे रेजिस्टेंस चेक करते हैं ना, न्यूट्रल साल्ट स्प्रे रेजिस्टेंस. इसमें सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन लेकर के उसमें डालते हैं मटेरियल को एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, फिर रस्टिंग चेक करते हैं. हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ कोटिंग टू प्रिवेंट द कोरोजन. सो इट वाज अबाउट कोटिंग. नाउ कम टू सरफेस प्रिपरेशन. जो आप म्यू वैल्यू का बोल रहे थे ना, म्यू वैल्यू कैसे हम लोग इंक्रीज करें या मेंटेन करें. सो म्यू वैल्यू कुछ भी करो आप, कम रखें या ज्यादा रखें, पर्पस ये कि डिजाइन में जो लिया उतना होना चाहिए. सपोज इन डिजाइन यू आर टेकिंग सम वैल्यू, दैट वैल्यू शुड बी अवेलेबल एट साइट. So in our case, for design purpose, we consider two different values. One value for new surface, new structure. If you are making new structure, then for that purpose, the designer will assume some value of the mu. And second is for existing structures. For that structures, designer will assume some value. So हमको उसी के according surface prepare करना है. So for new structures, surface should be aluminium metallized without any overcoating. अब आप स्टील गर्डर पे पेंटिंग करते हैं, कैसे करते हैं आप? पहले उसको आप सैंड ब्लास्टिंग करते हैं, यस ठीक है. ब्लास्टिंग के बाद फिर आप मेटलाइजिंग करते हैं 2 कोट में, 75 mm के 2 कोट होते हैं. उसके बाद आप क्या करते हैं, फिर प्राइमर करते हैं, वाश प्राइमर 6 से 8 माइक्रोन का.
फिर आप करते हैं उस पर प्राइमर करते हैं 104 के अकॉर्डिंग अराउंड 25 माइक्रोन, देन एल्यूमिनियम पेंट करते हैं 15 माइक्रोन के 2 लेयर करते हैं। ये आपका होता है पूरा पेंटिंग, ठीक है। पूरी सर वॉश पाइपर का कितना माइक्रोन आता है सर? 5-6 आता है, 6-8 के बीच में, 10-12 से कम रहता है। बहुत फाइन फिल्म बनती है उसकी, क्रोमियम आयन होता है उसमें, क्रोम की। सो बेसिकली टू प्रिवेंट, तो जो वॉश प्राइमर उसके 2 पर्पस है। एक तो है कि उसका कोरोजन रोके, और सेकंड बेस कोट की तरह काम करता है एडिशन के लिए। हमारे केस में हम लोग एज ए बेस कोट को यूज करते हैं, बेस कोट, तो बहुत कम थिकनेस होती है, 6 माइक्रोन के आसपास निकलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना, हमको मेटलाइज करने के बाद कोई कोटिंग नहीं करना है। नो वॉश प्राइमर, नो प्राइमर, नो पेंट, ओनली मेटलाइजिंग। आफ्टर मेटलाइजिंग नो देन नो ओवर कोटिंग। ये एक सरफेस है मेरा, ये डिजाइन करता है। सर फील्ड में दिक्कत हो रहा है, ये जो केवल मेटलाइजिंग करके छोड़ देते हैं सर, तो जल्दी जंग लग जाता है। तो सही बात है, ये फील्ड से कुछ दिक्कत आया मुझे, मेरा भी डिस्कशन किसी से हुआ था, बट एनीवे ठीक है, उसको तैयार कर। देखो सरफेस प्रिपरेशन आपको वही करना है जो दिया है डिजाइन में दिया हुआ। डिजाइन में यही दिया है कि मेटलाइजिंग करने के बाद जो सरफेस का रफनेस रहेगा ना, वो डिफरेंट रहेगा। अगर आप कोटिंग कर देंगे, सरफेस का रफनेस चेंज हो जाएगा, तो आपको डिजाइन पैरामीटर आपके चेंज हो जाएंगे पूरे। आप मेटलाइजिंग करके उसको प्रोटेक्शन करिए, एक टेप होता है, टेप लगा दीजिए ऊपर सर। ठीक है जी। हेलो sir, by mistake if that joining surface is painted, then what is the remedy for okay that sir? Okay, remedy I will tell you after this second para. First come to existing structures. For existing structures, आपके existing structure है जो आपने कहा था कि old joint है, उसको आपको नया बोल्ट लगाने हैं। old joint है, you have to remove the rivets, you have to provide HSFG bolts. For that purpose you have to prepare the surface. Removal of existing paint by wire brush, flame cleaning, etc. equivalent to scraping. एक टर्म बार बार आती है स्टील गर्डर में, स्टील स्ट्रक्चर रिपेयर्स में, स्क्रैपिंग। What do you understand by scraping? Scraping has been covered in para 217 1B of IRBM bridge manual. Scraping means you have to clean the surface by wire brush or by flame cleaning. If you are cleaning the surface as if it is scraped, then surface is prepared. In that condition, you will be different. In that condition, you will be different. So with these two conditions, designer is designing. इसके अलावा तीसरी कंडीशन नहीं है अपने पास. So if surface of new structure is painted inadvertently, गलती से आपने पेंट कर दिया है, then fresh metallizing to be done after sand blasting. फिर से आप उसको क्लीन करेंगे sand blasting से, grit blasting से. Again you have to do metallizing. Because for design purpose, we are considering only two surface conditions. One is metallized without overcoating, second is scraping. इसके अलावा अगर और कोई सरफेस आपका है तो डिजाइन के इक्विवेलेंट नहीं है। फिर वो आपका डिजाइनर कुछ और मान के चल रहा है, आप कुछ और कर रहे हैं, आपका स्ट्रक्चर सही ढंग से बिहेव नहीं करेगा। सो ओनली टू सरफेस कंडीशंस। क्लियर? एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर के स्क्रैपिंग के बाद भी मेटलाइजिंग करना पड़ेगा? नहीं, मेटलाइजिंग नहीं करना उसमें, ओनली स्क्रैपिंग। नो, म्यू वैल्यू इज डिफरेंट फॉर बोथ दीज केसेस. I will tell you what is the mu value. Mr. Ram Awad Singh, आपका हैंड रेज है, कुछ पूछना चाहते हैं आप? राम अवध सिंह। हाँ सर। हेडफोन यूज करिए, हेडफोन यूज करिए आप। सुमित कुमार बंदोपाध्याय, कुछ पूछना चाहते हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल सर, HSFG बोल्ट में प्लेन वाशर मोर देन वन वाशर परमिटेड है ना सर? यस यस, बोला है परमिटेड है करके बोला है सर। एक्चुअली एक केस में हम लोग उसको रिजेक्ट किया था, तो इसलिए क्लियर करना चाहता हूँ सर। परमिटेड है सर? इज परमिटेड। दूसरा है सर, जो टाइटनिंग जो करेगा, जिस साइड में DPI वाशर आएगा उस साइड में टाइटनिंग नहीं होगा। ऐसा नहीं है, ट्राई करें उस साइड टाइटनिंग ना हो, बट कई बार करना पड़ता है हमको। दोनों कंडीशन अलाउड है। राइट सर, राइट सर। ओके, थैंक यू सर। गैप चेक करने का तरीका दोनों का अलग अलग है, ये मैं आपको आगे बताऊं। सर एक चीज था, और जैसे हम लोग मेटलाइज कर दिए एग्जिस्टिंग गर्डर को, उसके बाद में उसमें शेड्यूल पेंटिंग करना है, एल्यूमिनियम पेंटिंग करेंगे, तो उसमें फिर स्क्रैपिंग या फिर वो सब फ्लेम जो से क्लीनिंग है वो अलाउ है सर उसमें? नहीं, क्वेश्चन में समझा नहीं आपका। आप मेटलाइजिंग कर दिया आपने?
एग्जिस्टिंग गर्डर है उसको मेटलाइज कर दिया और उसमें शेड्यूल पेंटिंग आता है 6 साल में जो अपने करना है। मेटलाइजिंग एक्जिस्टिंग गर्डर का साइड पे मेटलाइजिंग कर दिया आपने ना? हाँ सर, मेटलाइजिंग कर दिया तो उसको छोड़ दी। बोल्ट कौन से लगाने हैं आपको? यही बोल्ट लगाने हैं एचएसएफजी? हाँ एचएसएफजी बोल्ट नहीं, उसमें बोल रहा हूँ कि स्क्रैपिंग वापस जो शेड्यूल पेंटिंग करना है तो उसमें स्क्रैपिंग वगैरह करने की तो जरूरत नहीं होगी शायद, क्योंकि मेटलाइज किया हुआ है उसमें। मेटलाइज करने के बाद अगर आपको पेंटिंग शेड्यूल पेंटिंग करना उसमें स्क्रैपिंग करते हैं क्या आप? कहीं से अगर पैच खराब हो गया तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? लूज पेंट को निकालते हैं। देखो स्क्रैपिंग का जो पर्पस स्क्रैपिंग का मीनिंग दिया है ना, वो क्या दिया मीनिंग देखिए, अप टू बेयर मेटल आपको निकालना है। तो ये वाली स्क्रैपिंग नहीं करते हैं आप जो लूज पेंट है उसको निकालते हैं। लूज रस्ट, लूज पेंट लेयर्स शेल बी रिमूव्ड, दोनों अलग अलग चीजें हैं। लूज रस्ट निकालना आपको ये पेंटिंग की प्रोविजन में दिया हुआ है। जब पेंटिंग पढ़ेंगे ना आपको आगे भी क्लास होगी, उसमें पेंटिंग बताएंगे कि गर्डर का पेंटिंग कैसे करें। तो पेंटिंग के पहले आपको लूज मटेरियल निकालना है, लूज रस्ट, लूज पेंट। और जो ये बोल्ट लगाने के लिए आपको स्क्रैपिंग करना है, दैट इज डिफरेंट। स्क्रैपिंग अप टू बेयर मेटल और एचएसएफजी बोल्ट, दैट इज डिफरेंट थिंग। ठीक है, अगर स्क्रैपिंग टर्म आप यूज कर रहे हैं तो आप बेयर मेटल तक निकाल रहे हैं, आपको सब कुछ निकालना है अप टू बेयर मेटल। मेटलाइज वाले में हम लोग स्क्रैपिंग नहीं करेंगे, मेटलाइज है तो ओनली लूज पेंट निकालेंगे। ठीक है, नाउ कम टू बोल्ट फिक्सिंग। देखिए बोल्ट फिक्सिंग विल बी डिफरेंट। Here we have to fix the bolt with high strength, high stress. So we have to tighten this. So जब शुरुआत करते हैं तो शुरुआत सेम होती है अपनी, like any other bolt. Bring the holes in proper alignment by using ordinary bolt or drift. Drift को drive करते हैं हम, and we bring the holes in proper alignment. But when we drive the drift, it should not distort the metal or enlarge the hole. ये ध्यान रखें कि होल हमारे डिस्टर्ब ना हो जाए। This goes to normal bolting also. नॉर्मल केस में भी हम लोग जब रिवेटिंग करते हैं तो होल को डिस्टोर्ट ना करें ड्रिफ्ट से, ये ध्यान रखें। बोल्ट भी हम कर सकते हैं हैंड रेंच से। When we insert the bolt, then kindly mind the threads of bolt should not be damaged. कई बार बोल्ट से भी हम लोग करते हैं वन अलाइनमेंट में लाने के लिए, होल की बोल्ट का ध्यान रखें थ्रेड डैमेज ना हो। So now tightening, come to tightening. Tightening of these bolts is done in 2 stages. देखो टाइटनिंग में आपको काफी जोर से टाइट करना है इसको। यू हैव टू इम्पार्ट हेवी स्ट्रेस, बहुत ज्यादा लोड लगाना है आपको ना। कितना लगाना है कि उसमें इलोंगेशन हो जाए, परमानेंट इलोंगेशन, यील्ड स्ट्रेस, यील्ड लेवल तक यील्डिंग हो जाए मटेरियल में हेवी फोर्स से। सो उतना फोर्स लगाएंगे तो आपको सीक्वेंस में करना पड़ता है टाइटनिंग। पहले फर्स्ट स्टेज टाइटनिंग, देन सेकंड स्टेज। अगर आप टाइट करेंगे कि एक बोल्ट टाइट कर दिया आपने, फिर सेकंड तो हो जाएगा, कंडूस हो जाएगा। सेकंड इज स्टेज टाइटनिंग। ठीक है, पहले देखते हैं फर्स्ट स्टेज टाइटनिंग। दिस इज रिक्वायर्ड प्लाईज इन क्लोज कॉन्टेक्ट। प्लाई में प्लेट को आपको क्लोज कॉन्टेक्ट में लाना है। व्हाई? बिकॉज इन दिस बोल्ट्स वर्किंग डिपेंड्स अपॉन द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कब डेवलप होगा? जब ये क्लोज कॉन्टेक्ट में रहेगी। तो क्लोज कॉन्टेक्ट जरूरी है, बीच में गैप नहीं चलेगा, क्लोज कॉन्टेक्ट। ओके, सो यूजिंग मैनुअल रेंच, सिंपल आपका मैनुअल रेंच है, उससे आप टाइट कर दें। ऑल बोल्ट्स आर टाइटन टू स्नग टाइट लेवल। स्नग टाइट क्या है कि दोनों प्लेट एकदम क्लोज कॉन्टेक्ट में आ गई है, इसको बोलते हैं स्नग टाइट। स्नग टाइट कंडीशन मींस नट इज टाइटन यूजिंग एन ऑर्डिनरी रेंच बाय एन एवरेज वर्कर। जो आपका लेबर है वो लेबर भी टाइट कर सकती है उसको। अप्लाइंग मैक्सिमम फोर्स ऑन द रेंच, जितना फोर्स लेबर लगा सकती है उतना जोर से टाइट कर दे। इट मींस इट इज इन स्नग टाइट कंडीशन, चिपक गया। जब आप टाइटनिंग करते हैं तो टाइटनिंग का प्रिंसिपल है ऑलवेज इन नॉर्मल केस आल्सो स्टार्ट फ्रॉम मोर स्टिफ टू लेस स्टिफ पार्ट। कभी भी टाइट करेंगे प्लेट को, सेंटर पार्ट को पहले टाइट करेंगे और जो एंड की तरफ बाद में टाइट करते हैं। तो इस तरफ फर्स्ट स्टेज टाइटनिंग होती है। अब टाइट कर दिया मैंने, टाइट करने के बाद माय टारगेट इज बोथ प्लेट्स शुड बी इन क्लोज कॉन्टेक्ट, बीच में गैप ना हो। तो गैप चेक करेंगे, there shall be no gap in the center. There should be no gap in the center, otherwise friction develop नहीं होगा। And at the edges, edge पे थोड़ा सा गैप हो सकता है up to 2 mm, edge हो सकता है थोड़ा सा उठा है up to 2 mm, so that is allowed। अगर उससे ज्यादा गैप कहीं मिल रहा है आपको, it means there is some distortion in the plate, so you unlock it, आप ओपन करिए उसको और फिर से आप उसको डिस्टोर्शन ठीक करिए, फिर से टाइट करिए। इस तरह से देखिए फर्स्ट स्टेज टाइटनिंग। टाइट
टाइटनिंग शुरू करते हैं हम सेंटर से, सेंटर पहले टाइट करते हैं, एज बाद में टाइट करते हैं। Sir, actually, at a joint. 1 2 3 4 इस तरह टाइट कर रहे हैं हम। जस्ट अ मिनट। तो Hello. आउटसाइड टाइट कर रहे हैं। Sir, suppose that at a joint, 100 to 200 bolts are there. And suppose that one or two holes are not matching with connecting plates or anything. Then what is the remedy of that? रेमेडी कुछ नहीं, जो रिवेट मेरी पट्टी थी वही वो यहाँ रहेगी। यू कैन नॉट प्रोवाइड द बोल्ट, आप नहीं लगा सकते बोल्ट, तो Then I will leave it. हाँ वो नहीं लगा पाएंगे। Some arrangement क्या करें? ऑप्शन क्या है आपके पास? आप तो इसकी बात कर रहे हैं, होल्ड इमेज कर रहे हैं। कई बार कुछ लोकेशन ऐसी होती है जहाँ नहीं लग पाता है ना रिवेट ना बोल्ट। कई बार डिफिकल्ट लोकेशन है, ट्रस में देखें आप टॉप में कहीं कोने में कुछ रिवेट नहीं लग पा रहा है, कई बार नहीं लग पाता है रिवेट या बोल्ट। रेमेडी क्या है उसकी? नहीं लग पाते हैं, तो डिजाइनर को बताना पड़ेगा भाई इतने बोल्ट नहीं लग पा रहे हैं। डिजाइनर चेक कर लेगा कि डिजाइन सेफ है कि नहीं है। जनरल डिजाइनर कुछ एक्स्ट्रा मान के चलता है। Sir, there is a machine called magnetic drill. Somebody has told me that if plates are not matching, then you can hold it. वो तो ड्रिल तो आप ड्रिल करेंगे तब मैच करेंगे ना। मैन्युफैक्चरिंग से कब करते हैं आप? जब शुरू में आप ड्रिलिंग करते हैं प्लेट पे, तब उसको यूज करते हैं ताकि होल मैचिंग रहे। आप शुरू में करते हैं ड्रिलिंग, जिग लगाते हैं, जिग क्यों लगाते हैं ताकि होल मैच करे। होल मैच करना अच्छी बात है, पर आपका पोर्शन का मैच नहीं कर रहे तो क्या करेंगे? Sir, in that case, can you do reaming? रीमिंग अलाउ किया है क्या आपको? No, if one or two holes are not matching, others are okay. तो कंडीशन में दिया आपके फैब्रिकेशन कोड में, इट हैज बीन कवर्ड, रीमिंग इज नॉट अलाउड। बट सपोज यू वांट टू डू रीमिंग विद द परमिशन ऑफ समवन, some higher up, reaming has been covered in fabrication code. Reaming is generally not allowed. Only in case of turned bolt, reaming is allowed. In case of turned bolt. For other bolts, reaming is not allowed. But yes, in the exceptional case, you can do reaming with the permission of higher up. उसमें लिखा हुआ है किसका परमिशन लगेगा। आई थिंक चीफ इंजीनियर कुछ लिखा है उसमें। Yes, sir. Okay. बट जो आपका क्वेश्चन है कि नहीं लगा पा रहे हैं हम, तो इवन इन केस ऑफ रिवेट्स, सम रिवेट्स वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड। सो जस्ट कंसल्ट योर डिजाइनर। उतना सेफ्टी मार्जिन लिया है क्या? उतना सेफ्टी मार्जिन लेके चलते हैं। रिवेट का भी कुछ है ना, कुछ 2% रिवेट, उतने परसेंट नहीं रिवेट नहीं है तो चलेगा। सेम थिंग इज हियर। सो दिस वाज द गैप। देखिए गैप सेंटर में गैप है यहाँ पर। दिस गैप इज नॉट अलाउड, दिस शुड बी 0। आपको मेजर करना है पहले कि सेंटर में गैप तो नहीं है कहीं। आप थिकनेस मेजर कर लीजिए, गैप नहीं होना चाहिए। सिमिलरली एट द एंड्स गैप शुड नॉट बी मोर देन 2 mm। इन द सेंटर 0 गैप, एट द एंड्स 2 mm गैप। इससे ज्यादा अगर गैप आपको मिल रहा है, देन यू ओपन इट एंड रिमूव द डिस्टॉर्शन इफ एनी इन द प्लेट्स एंड अगेन डू टाइटनिंग, अगेन टेस्ट। जब तक आपका गैप 0 नहीं होता है, विद इन टॉलरेंस नहीं होता है, डोंट गो फॉर सेकंड स्टेज टाइटनिंग। एंड दिस फर्स्ट स्टेज सेंटर में गैप कैसे मेजर करेंगे? सेंटर में गैप कैसे चेक करेंगे आप बताओ? कुछ दिमाग में आ रहा हो आपके? कैसे चेक करोगे? कर सकते हो कुछ तिगड़म लगा के? यार वर्नियर कैलिपर से हमने ये चेक कर लिया, ये थिकनेस चेक कर सकते हैं। थिकनेस है और प्लेट का थिकनेस मालूम मुझे 10 इट शुड बी 20। अगर ज्यादा निकल रहा है इसका मतलब गैप है। ठीक है ना? ओके और नॉट? यस सर। ओके। Now come to second stage tightening. First stage tightening can be done by manual labor, by manual wrench. But in second stage we have to apply too much force, which is not possible manually. इस manual wrench से काम नहीं चलेगा। आपको mechanical torque wrench चाहिए आपको। ये तो manual वाले के फोटो दिखा रखे हैं मैंने। Mechanical torque wrench required. Maybe pneumatic, maybe hydraulic, maybe electronic. उसमें torque की वैल्यू फीड कर दी आपने, उतना आपको टाइट करना है। Now this torque wrench, working of this torque wrench is very important. So it is to be calibrated once in a year. So when you go for checking at site, kindly check the calibration certificate of torque wrench. Should be calibrated once in a year. And on this torque wrench, we will apply pre-calibrated torque. जो आपको डिजाइनर ने या मैन्युफैक्चरर ने दिया है आपको pre-calibrated torque, that is applied on this torque wrench. And we do tightening. Tightening of bolts is to be done at stress level which is beyond the yield point. Up to yield point हम लोग टाइट कर रहे हैं। Yield means yielding हो गया मटेरियल का, प्लास्टिक फ्लो, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन।
There's permanent flow, permanent deformation in the bolt. So this bolt cannot be reused. एक बार खराब हो गया फिर दोबारा, अगर आपने second stage tightening कर दिया है and due to some reason you want to open it, आपने open किया, now bolt has to be discarded. Bolt cannot be reused. Bolt is not reusable. Okay, when we tight these bolts in second stage tightening, compression and projections of DTI washer indicate the tension in the bolt. Your DTI washer will be compressed. So projection थे उसके 2 to 3 mm वाले वो compress होते हैं. This will indicate the tension in the bolt. And these compressions are checked by feeler gauge, not by paper. Paper is not correct thing. Feeler gauge you should use for testing. And feeler gauge have dimensions. देखिए इस तरह के feeler gauge होते हैं. ये लगा दिया मैंने, आपको दिख रहा DTI washer. We are testing it by feeler gauge. Inserting feeler gauge. Now see here, there are 4 projections. So there are 4 gaps. 1 gap, 2 gap, 3 gap, 4 gap. जितने प्रोजेक्शन रहेंगे उतने गैप रहेंगे. So all the gaps. सर केवल पीपीटी दिख रहा है सर, वो वॉशर्स वगैरह नहीं दिख रहे हैं स्क्रीन पे. फीलर गेज नहीं दिख रहा आपको, लिखा हुआ फीलर गेज दिख रहा है सर, दिख रहा है सर, दिख रहा है. फीलर गेज लिखा हुआ, फीलर गेज नहीं दिख रहा है. फीलर गेज में देयर आर 4 प्रोजेक्शंस. दिखा है आपको, नहीं दिखा? Okay, so there are 4 projections, 4 gaps. So all the gaps have to be checked by feeler gauge. Now see, feeler gauge are of 2 types, 2 dimensions, 0.25 mm, 0.4 mm. दो अलग अलग feeler gauges यूज करने हमको. कहाँ कौन सा यूज करना देखते हैं जरा. feeler gauge 0.4 mm, 0.25 mm कहाँ यूज करना है. अब देखिए थोड़ा कॉमन सेंस से काम करें हम जब टाइट करते हैं ना नट को या बोल्ट को, जब मैं टाइट कर रहा हूँ उधर मेरा DTI वॉशर लगा हुआ है तो कंप्रेशन ज्यादा आएगा, ज्यादा कंप्रेशन होगा. अगर उस साइड लगाया हुआ, अदर साइड लगाया मैंने तो कंप्रेशन कम आएगा. तो अगर सेम साइड लगा हुआ है रोटेटिंग साइड, देन कंप्रेशन विल बी मोर. सो आई हैव टू यूज थिनर गेज 0.25 mm. When DTI is on rotating side of bolt or nut, use thinner gauge 0.25 mm gauge. And suppose it is on non-rotating side, then use thicker gauge 0.4 mm gauge. इस गेज को लेके इंसर्ट करके हमको टेस्ट करना है कि पूरा कंप्रेशन हुआ है कि नहीं हुआ है. अगर गेज अंदर चला जाता है इट मींस कंप्रेशन नहीं हुआ है. अगर अंदर नहीं जाता है इट इज नोन एज रिफ्यूजल. तो अंदर नहीं जाना चाहिए, देयर शुड बी रिफ्यूजल. दिस गेज शुड नॉट बी इंसर्टेड इनटू द गैप्स. दिस इज नोन एज रिफ्यूजल. अब देखिए आप इस केस में देखिए कितने प्रोजेक्शन है. देयर आर 6 प्रोजेक्शंस. सो देयर आर 6 गैप्स. ऑल दीज 6 गैप्स वी हैव टू चेक. जब 6 गैप में हम इंसर्ट करेंगे फीलर गेज को, देयर विल बी रिफ्यूजल. कुछ कुछ जगह ये पास भी हो जाता है. अगर कंप्रेशन पूरा नहीं है देन इट विल पास थ्रू द गैप. इफ कंप्रेशन इज कंप्लीट देन देयर विल बी रिफ्यूजल. सो इसका क्राइटेरिया है कितना रिफ्यूजल चाहिए. रिफ्यूजल पूरे हो जाए बड़ा अच्छी बात है. ऑल 6 आर कंप्रेस्ड, दैट इज द बेस्ट. बट इट इज नॉट, इट मे नॉट बी पॉसिबल दैट ऑल 6 आर कंप्रेस्ड. Compression may be in 5, maybe in 4, maybe in 3, 2 or 1 or 0. So what is the minimum requirement of compression refusal? That is the minimum requirement given in table 10 of code. For 6 projections, minimum 4 should be refusal. 4 or 5 or 6 should be refusal. If refusal is less than 4, it means my working is not proper, my tightening is not proper. अगर ऐसा मिलता है साहब, ये इसमें रिफ्यूजल क्या हुआ, मतलब उसके जो पास नहीं होता है वो रिफ्यूजल हुआ ना साहब? यस, रिफ्यूज हो गया, अंदर नहीं जा रहा, रिफ्यूज कर दिया उसने लेने से. अंदर नहीं जा पा रहा, अंदर नहीं जा पा रहा है. सो रिफ्यूजल ज्यादा होना चाहिए, कंप्रेशन होना चाहिए ना बेसिकली. तो रिफ्यूजल ज्यादा होना चाहिए, मतलब अंदर ज्यादा, मतलब 4 से ज्यादा जाना चाहिए. नहीं जाना चाहिए, अंदर नहीं जाना चाहिए, अंदर नहीं जाना चाहिए. हाँ, कंप्रेशन होना चाहिए. कंप्रेस हो गया पूरा ना, गैप नहीं बचना चाहिए, पूरा कंप्रेस करना चाहिए. फुली कंप्रेस्ड. ऑल द 6 शुड बी कंप्रेस्ड. 6 नहीं तो 5 कंप्रेस हो जाए या 4 कंप्रेस हो जाए. अगर 4 से कम कंप्रेस है इसका मतलब ढंग से लोड नहीं आ पाया है. वी कैन से लोड इज लेस, डिजाइन लोड नहीं आ पाया है, लोड इज लेस, माय जॉइंट विल नॉट बिहेव प्रॉपर्ली. वो रिजेक्ट हो जाएगा फिर. अगर 4 से कम है इट इज रिजेक्टेड. सो आपको सारे बोल्ट के सारे गैप चेक करने हैं. अगर कहीं भी कम हो रहा है रिफ्यूजल इट मींस इट इज रिजेक्टेड. आपको वो बोल्ट रिजेक्ट करना है, मतलब वो नया बोल्ट आपको.
तो सर अगर केवल एक तरफ से सीरियली अगर टाइट हो जाता है, रिफ्यूजल उसमें होता है और लगातार जो है 3 या 4 जो नहीं होना चाहिए, अगर उसमें जो है रिफ्यूजल नहीं है तो क्या वो ठीक होगा सर? जैसे 6 प्रोजेक्शन थे अपने वाले, इसमें स्केच में दिखाया आपको 6 प्रोजेक्शन है। ये प्रोजेक्शन 6 की जगह 4 से लेकर 9 के बीच में हो सकते हैं। 4, 5, 6, 7, 8, 9 हम 6 जगह इसको इंसर्ट करेंगे और देखेंगे कितनी जगह रिफ्यूजल मिल रहा है हमको। हो सकता है पहले में रिफ्यूजल मिले, दूसरे में ना मिले, फिर तीसरे में मिले, ऐसा हो सकता है। तो कितने रिफ्यूजल हमको मिल रहे हैं वो चेक करेंगे। रिफ्यूजल की वैल्यू मेरी 4 से कम नहीं होना चाहिए 6 वाले के लिए। अगर 9 वाला है तो 5 से कम रिफ्यूजल नहीं होना चाहिए, इससे कम रिफ्यूजल नहीं चलेंगे। अगर इससे कम रिफ्यूजल मिल रहे हैं तो आपका बोर्ड कंटिन्यूअस अगर मिल रहा है तो सर कितने कंटिन्यूअस, मतलब 6 में कंटिन्यूअस 4 मिल गए आपको, ये बोल रहे हैं ना आप? जी सर। तो कंटिन्यूअस मतलब क्या बोल रहे हैं आप? जैसे मैं क्वेश्चन थोड़ा सा कंटिन्यूअस मतलब पहला मिल गया आपको, सेकंड मिल गया, थर्ड मिल गया, फोर्थ मिल गया, ऐसे बोल रहे हैं आप? यस सर। ठीक है, तो कोई भी मिले आपको 4 चाहिए आपको कम से कम। पहला मिल रहा है, दूसरा नहीं मिल रहा है, पहला नहीं मिल रहा, दूसरा मिल रहा है, टोटल 4 आपको रिफ्यूजल मिलना चाहिए कम से कम, कोई भी मिले 6 में से। ठीक है सर। फील्ड में ये सर हो ही नहीं पाता है, नजदीक जब रहता है तो सर क्लियर गेज घुसता ही नहीं। नजदीक कैसे रहता है? जब टाइट करने के बाद चेक करेगा ना आपका बंदा, तो उसको पहला लगाएगा उस टाइम टाइट करेगा, पहले बोल्ट कोई ठीक हुआ है कि नहीं हुआ, थोड़ी 10 लगाने के बाद टाइट करना चाहिए, उसको चेक करना चाहिए। पहला लगाते पहले को चेक कर ले, पहला लगा दूसरे को चेक कर ले, और बाद में भी फिलर गेज तो लग सकता है, गैप तो होता ही है। हमने कहा कि 100 mm गेज तो गैप रहेगा, जो आपका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस थी उतना है कि चेक हो जाता है। तो हो सकता है कुछ जगह दिक्कत आती हो चेक करने में, पॉसिबल कि कुछ जगह दिक्कत आएगी, क्या नजदीक हो जाएंगे कॉर्नर वगैरह। पॉइंट 1 वाला फिलर गेज का भी कोई यूज है सर? पॉइंट 1 का कोई यूज नहीं है। पॉइंट 1 वाला पहले हुआ करता था, अप टू रिवीजन 5 पॉइंट 1 वाला था। पॉइंट 1 उसमें गो नो गो करते थे हम लोग, एक जाना चाहिए एक नहीं जाना चाहिए, इस तरह का था। अभी वो खत्म हो गया है रिवीजन 6। अभी यही 0.25 0.4 बचे और सिर्फ रिफ्यूजल है इसमें, गो नो गो नहीं है, ओनली नो गो है। पहले था कि 0.1 जाना चाहिए, ये नहीं जाना चाहिए, तब मानेंगे उसको। थोड़ा डिफिकल्ट था वो, ये थोड़ा सा आसान है। अब आते हैं पर्सनल फॉर टाइटनिंग। देखिए टाइटनिंग देखा आपने, बड़ा थोड़ा सा टेक्निकल काम है, किधर वॉशर लगाना है, वेयर DTI वॉशर शुड बी देयर, हाउ मेनी वॉशर्स, हाउ टू टाइटन, टाइटनिंग साइड, रोटेटिंग साइड, नंबर ऑफ वॉशर्स, टेपर्ड वॉशर, थोड़ा टेक्निकल चीज है, डिफिकल्ट चीज है। तो इसके लिए जो टाइटनिंग करने वाला पर्सनल है ना, he should be trained. So only trained personnel who understand the procedure shall carry out the tightening of these bolts. ऐसा किसी को आप नहीं लगाएंगे, trained personnel. So before any person is deployed for installation, his knowledge for the procedure for tightening shall be checked and competency certificate shall be issued by AEN, not below the AEN. Suppose it is PSU, मान लो RVNL और या कुछ DMRC वगैरह है, तो AEN के इक्विवेलेंट जो ऑफिसर है वो इशू करेगा सर्टिफिकेट, एंड दैट सर्टिफिकेट विल बी वैलिड ओनली फॉर 6 months. अगेन 6 months यू हैव टू चेक हिज नॉलेज एंड यू हैव टू रिवाइज द सर्टिफिकेट. 6 महीना निकल गया, आपको फिर से उसको बुलाइए, उसकी नॉलेज चेक करिए और सर्टिफिकेट इशू करिए. ओके, सो दिस वाज अबाउट द कॉम्पिटेंसी ऑफ पर्सनल. नाउ देयर इज वन मोर इशू इन दिस बोल्ट्स. देखो रिवेटिंग में क्या था, दोनों तरफ हमने हेड कर दिया है, उसको आप तोड़ना निकालना बड़ा मुश्किल है. थेफ्ट इज डिफिकल्ट, आपको गैस कट करना पड़ेगा तभी रिवेट निकलेगा. बट दीज आर सिंपल बोल्ट्स, नट बोल्ट को इजीली आप टाइट लूज कर सकते हैं. सो देयर आर चांसेस ऑफ थेफ्ट और सबोटाज. वैसे तो टाइट करना डिफिकल्ट है, उतना आसान नहीं है. आपने जो टाइट किया ना, उसको बहुत ज्यादा टॉर्क लगाया है, पावर रेंज से टाइट किया है, उसको आप मैनुअल रेंज से ओपन नहीं कर सकते हैं. बट फिर भी देयर आर चांसेस ऑफ थेफ्ट एंड सबोटाज. सो सम प्रोविजंस हैव बीन गिवन in para 13A regarding provision of these bolts. कैसे उनको लगाएं? उनको ऐसा लगाइए कि जो उसका नट है वो एक्सेसिबल ना रहे ओपनिंग के लिए. कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है कि गर्डर में किधर लगाना है, आउटसाइड में लगा दें, फ्लेंज में बॉटम की तरफ लगा दें, कंपोजिट में आप कंक्रीट में उसको एम्बेड कर दें. कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं, बट दे आर नॉट सफिशिएंट. ये होने के बाद भी कई बार सबोटाज हो सकता है. सो उसके लिए एक और प्रोविजन दिया गया है, बॉन्डिंग एजेंट. When we tighten the nut, provide some bonding agent, some chemical. There are so many chemicals available in market. उन केमिकल को आप डाल दीजिए और टाइट कर दीजिए, वो पूरा लॉक कर देंगे. लॉक करने के बाद ओपन नहीं हो पाएगा आसानी से.
तो लॉकिंग एजेंट जो होता है बहुत सारे केमिकल मिलते हैं, जैसे हम बात करें कंपनी का नाम भी इसने कुछ दिया है बुक में, जैसे लोकटाइट की बात करें, लोकटाइट का एक मिलता है लोकटाइट थ्रेड लोकर नाम से मिलेगा आपको, डेवकॉन का मिलेगा आपको थ्रेड लोकर करके। तो थ्रेड लोकर करके केमिकल मिल जाते हैं, उनको आप डाल दीजिए, और भी दूसरी कंपनी के मिलेंगे, डाल दीजिए, सीज कर देगा आपके नट को। अब आपको टेस्ट करना है उसकी इफेक्टिवनेस की, कितना इफेक्टिव है मेरा केमिकल, उसका तरीका है, आप डाल दीजिए उसको, टाइट कर दीजिए नट को, और 24 आवर्स के बाद उसको ओपन करिए। किससे ओपन करना है आपको? 200 न्यूटन मीटर टॉर्क। इस टॉर्क पे अगर ओपन नहीं हो रहा है, इट मींस योर केमिकल इज इफेक्टिव। अगर इस टॉर्क पे ओपन हो जाता है तो आपका केमिकल खराब है, इनइफेक्टिव। सो टेस्टिंग का सिंपल प्रोसीजर है, केमिकल लाके आप उसको लॉक कर दीजिए। वेल्डिंग इज नॉट अलाउड। अप टू रिवीजन 5 बताया गया था कि वेल्डिंग कर दीजिए। रिवीजन 5 में था कि टेक वेल्डिंग कर दो, छोटा सा टाँका लगा दो उसमें, माइनर 3 mm 5 mm का, इस तरह का एक टेक वेल्डिंग कर दीजिए 3 mm और 5 mm का। बट नाउ इट इज नॉट अलाउड, वेल्डिंग इज नॉट अलाउड, टेक वेल्डिंग इज नॉट अलाउड। यू कैन यूज ओनली केमिकल फॉर लॉकिंग द नट्स। एक्स्ट्रा पैकिंग वाशर कैसे डिसाइड करते हैं सर? किसका एक्स्ट्रा मतलब पैकिंग वाशर, अगर उसमें एक के अलावा 2 देना या 3 देना, वो किस तरह से डिसाइड करेंगे कि इसमें एक के जगह 2 दिया? देखो वाशर के 2 पर्पस हैं। एक तो पर्पस है कि आपका अब्रेजन ना हो, जब टाइट करते हैं ना तो प्लेट पे अब्रेजन ना हो, उसके लिए जो टाइट करते हैं उधर हम वाशर लगाते हैं, तो ये पर्पस हो गया। सेकंड पर्पस है पैकिंग वॉशर। अगर आपका बोल्ट की लेंथ ज्यादा आपको मिली है तो आप पैकिंग वॉशर लगाते हैं, ठीक है। जो अब्रेजन वाला वॉशर है वो एनुलर शेप का होता है, गोल होता है। पैकिंग वॉशर जनरली स्क्वायर होता है। सो पैकिंग के लिए वॉशर आपको कई बार बोल्ट की लेंथ ज्यादा है तो ज्यादा लगाने पड़ते हैं, 1 2 3 वॉशर लगा सकते हैं पैकिंग के लिए जब आपकी बोल्ट की लेंथ ज्यादा है। नॉर्मल केस में आप जो वॉशर लगाएंगे वो अब्रेजन वाला, वो एक वॉशर लगाते हैं जिधर रोटेट कर रहे हैं। लेकिन अगर प्रॉपर्टी क्लास 10.9 है तो दोनों तरफ वॉशर लगाते हैं, तो मैक्सिमम 2 वॉशर लगेंगे, या तो 1 लगेगा या 2 लगेगा गोल वाले। पैकिंग वाले वॉशर आपको ज्यादा लगाना पड़ सकते हैं, अप टू 3 फॉर पैकिंग पर्पस, अगर बोल्ट की लेंथ ज्यादा है तो। क्लियर? ओके सर। अच्छा एक थोड़ा सा डिजाइन वाला, हम लोग डिजाइन के डीप में नहीं जाएंगे, यस, तो डिजाइन के डीप में नहीं जाएंगे, हम थोड़ा डिजाइन का प्रिंसिपल समझ लेते हैं किस तरह डिजाइन होता है। देखिए हमने कहा था कि टोटल लोड कितना आएगा, फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है, म्यू इनटू एफ, ये टोटल फ्रिक्शन फोर्स है। तो मेरा लोड इससे कम होना चाहिए, म्यू और फ्रिक्शन फोर्स से। तो डिजाइन जब करते हैं ना तो इसमें एफ जो वर्टिकल फोर्स है, ये क्या है, ये वर्टिकल फोर्स जो आ रहे हैं, जो बोल्ट में टेंशन है वो है, तो बोल्ट टेंशन बोल दिया हमने इसको, बोल्ट टेंशन एफ, ठीक है। म्यू क्या है, फ्रिक्शन फैक्टर है, फ्रिक्शन को हम यहाँ पर बोलते हैं स्लिप फैक्टर। म्यू को थोड़ा मॉडिफाई करके हमने अलग नाम दे दिया उसको स्लिप फैक्टर बोलते हैं। तो स्लिप फैक्टर और ये मिनिमम बोल्ट टेंशन, ये मिला के हो गया फ्रिक्शनल फोर्स, इसको डिवाइड कर दिया हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी से, तो मेरा लोड कैरिंग कैपेसिटी निकल के आ गई। सिंपल डिजाइन। और जितने सरफेस भी देख लीजिए कितने सरफेस है, जितना सरफेस रहेगा उतना फ्रिक्शन रहेंगे, तो जनरली 1 सरफेस तो 1 फ्रिक्शन। इस तरह हम लोग डिजाइन करते हैं, सिंपल प्रिंसिपल है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लेना वो दिया हुआ है, डिपेंडिंग अपॉन द लोड कंसिडरेशन। अगर आप विंड को ले रहे हैं तो अलग है, विंड नहीं ले रहे तो अलग है। सो सिंपल जो डिजाइन में होता है उस तरह से। ये जो एक चीज ध्यान देने वाली है वो है ये बोल्ट टेंशन। अब बोल्ट में कितना टेंशन देना है हमको, हमने कहा था वी कैन गिव द टेंशन अप टू यील्ड लिमिट। बोल्ट जब तक यील्डिंग ना हो जाए उतना हम लोग टेंशन दे सकते हैं। लाइक फॉर 8.8 प्रॉपर्टी क्लास हम लोग उसको 640 न्यूटन पर एम स्क्वायर यील्ड स्ट्रेंथ है, इतना हम लोग उसको स्ट्रेस कर सकते हैं। इससे जितना लोड आएगा उतना टाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो जो भी क्वांटिटी आएगी, बट जब डिजाइन करते हैं हम लोग तो डिजाइन के लिए ये टेंशन मान के चलते हैं। बस डिजाइन में मानते हैं कि मिनिमम बोल्ट टेंशन, कि इतना तो टेंशन आएगा ही बोल्ट में, दैट इज कंसीडर्ड फॉर डिजाइन पर्पस, एंड दिस टेंशन हैज बीन गिवन इन टेबल 3। टेबल 3 भी यहाँ पर बता देता हूँ, टेबल 3 है। जैसे मैं M20 में बोल्ट लिया मैंने 10.9 प्रॉपर्टी क्लास 203। सो 203 का बोल्ट टेंशन में डिजाइन में मान के चलता हूँ, ठीक है। तो जब भी आपको मैन्युफैक्चरर बोल्ट देगा ना, उस बोल्ट का टॉर्क आपको बताएगा, वो उस टॉर्क को आप लगाएंगे तो टेंशन जो बोल्ट में आनी है दैट विल बी मोर देन 203, उससे ज्यादा ही रहेगी। उससे अगर कम आ रही है तो इसका मतलब आपका बोल्ट ठीक नहीं है, उससे ज्यादा ही रहेगी हमेशा। एंड टॉर्क आपको चेक करने का एक फॉर्मूला है, म्यू एफ डी।
ये क्या है बताते हैं, डी इज द डायमीटर ऑफ बोल्ट, 20 डायमीटर तो 20 मान लिया, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 20 डी डायमीटर ऑफ बोल्ट। एफ ए फोर्स, कितना फोर्स मुझे रिक्वायर्ड है, तो मिनिमम 203 का फोर्स मुझे रिक्वायर्ड है, तो 203 किलो न्यूटन है, तो 203 इंटू 1000 कर देता हूं मैं, न्यूटन हो गया। म्यू इज द फैक्टर, फ्रिक्शन फैक्टर जो टॉर्क में काम करेगा, टॉर्क मींस रोटेट कर रहे हैं, नट को रोटेट कर रहे हो, नट या बोल्ट को, तो नट या बोल्ट का सरफेस जो है ना वो फ्रिक्शन कुछ दे रहा है उसको, दैट फ्रिक्शन विल डिपेंड अपॉन द सरफेस कोटिंग, तो कोटिंग आपकी किस तरह की है उस पर डिपेंड करता है। जैसे बात करें आपकी कोटिंग, मान लो आप जिंक फ्लेक कोटिंग कर रहे हैं जनरली हम लोग, तो जिंक फ्लेक कोटिंग के लिए म्यू की वैल्यू 0.2 है, इसको म्यू को के फैक्टर बोलते हैं बेसिकली, के फैक्टर, सो के फैक्टर 0.2 इंटू 203 इंटू 1000 इंटू 20 इंटू 1000, तो ये कितना आएगा, ये करीब करीब आता है 812 न्यूटन मीटर, 812 टॉर्क रिक्वायरमेंट आपकी आ गई, 10.9 प्रॉपर्टी क्लास 20 mm बोल्ट। तो आपको जो मैन्युफैक्चरर टॉर्क देगा ना वो 812 से ऊपर देगा, कम नहीं देगा। तो अगर आपको ये आइडिया है तो आप चेक कर सकते हैं कि वो कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहा है हमारे साथ, कोई फाउल प्ले तो नहीं कर रहा है। सपोज मैन्युफैक्चरर ने कहा कि 600 न्यूटन मीटर टॉर्क लगी है, तो आप चेक कर सकते हैं। तो सर हमारे पास जो फॉर्मूला है QFD, तो हम मैन्युफैक्चरर के टॉर्क के लिए क्यों वेट करते हैं सर, हम उसी फॉर्मूले को ऊपर कैलकुलेट करके कर सकते हैं ना सर। नहीं क्वेश्चन समझा नहीं मैं आपका, कौन से फॉर्मूले पे, QFD आपको फॉर्मूला दिया है ना, QFD से निकाल सकते हैं कितना टॉर्क दिया है, कितना टॉर्क एप्लीकेबल होगा उसके लिए फॉर्मूला दिया हुआ है, तो हम मैन्युफैक्चरर जो टॉर्क देगा उसके ऊपर हम क्यों डिपेंड करेंगे, उसी पे डिपेंड करना है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर हायर साइड डिजाइन करता है ना, 203 इज मिनिमम, ये तो मिनिमम है 203, तो आपको जो डिजाइनर ने लिया है, मटेरियल की स्ट्रेंथ तो ज्यादा है ना, सेफर साइड ले रहा है डिजाइनर, इसकी 203 220, वो मैन्युफैक्चरर जो टॉर्क देगा इट शुड बी more than QFD value. Yes, it is more than this. It will be more than this. It will be more than this. हमेशा ज्यादा होता है, जैसे मैंने कहा ये 8.8 प्रॉपर्टी क्लास है, मैं एग्जांपल लूं 8.8 प्रॉपर्टी क्लास, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होना चाहिए, 8000, ठीक है, ये जनरली 800, ये 830 से ऊपर ही मिलेगी आपको, 830 से ऊपर मिलेगी आपको, भी चेक कर लीजिए, ज्यादा ही मिलेगी। तो मैन्युफैक्चरर उसके अकॉर्डिंग हायर लोड देगा आपको, हायर टॉर्क देगा, सेफर साइड, आप सेफर साइड है, अगर आपकी 1-2 बोल्ट खराब भी हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए आपको जो मैन्युफैक्चरर दे रहा है वो टॉर्क आपको यूज करना है, एंड दैट इज नॉट लेस देन द कैलकुलेटेड टॉर्क। एक्सक्यूज मी सर, यस, तो सर मैं जब आर्गुमेंट में जाऊंगा, ये जो सर जो लोग जो बनाता है, RBNL बनाता है, कंस्ट्रक्शन बनाता है, तो आर्गुमेंट में जाना पड़ेगा ना कि सप्लायर्स का जो टॉर्क है हमारा QFD वैल्यू से ज्यादा देना है, तो ये सर कहीं लिखा है ना कि हम ऐसे ही आर्गुमेंट कर सकते हैं? नहीं, आर्गुमेंट जनरल प्रिंसिपल ना, यू ऑल आर इंजीनियर्स, जनरल इंजीनियरिंग प्रिंसिपल कि डिजाइन से ज्यादा लोड होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए लोड कैरिंग कैपेसिटी, बेसिक इंजीनियरिंग प्रिंसिपल। लिखे हो नहीं, कोई कुछ लिखा नहीं, सब पूरा मैनुअल में कोड में दिया, आपके स्पेसिफिकेशन में दिया हुआ है, BS 1 में डिजाइन लोड कितना है मेरा, तो जो लोड बोल रहा, जो मैन्युफैक्चरर बोल रहा लोड डिजाइन से ज्यादा होना चाहिए, तो सिंपल बोल सकते हैं उसको, BS 1 में हमको लोड दिया हुआ है कि इतना लोड है, इतना लोड डिजाइन लोड है, उससे ज्यादा टॉर्क लगाना है हमको। ठीक, पर्पस मेरा कि मेरा जॉइंट सेफली बिहेव करे, ये मेरा पर्पस है। ठीक है, जो डिजाइनर, सर एक्सक्यूज मी सर, सर जो डिजाइनर स्पेसिफाई कर रहा है लोड को, मतलब जैसे वो 8.8 क्लास में 147 था, वो 147 हम लोग कैसे चेक करेंगे कि वो 147 ही है? ओके, डिजाइनर जो 147 तो लोड था ना, जो DTI टेस्टिंग वाला लोड है ना, वो तो इसकी बात टेबल में देख, इसकी बात कर रहे हैं आप, इसकी बात कर रहे हैं। मतलब हम कैसे श्योर होंगे कि ये 147 ही है, क्योंकि कैलकुलेट तो कर लिया और हम लोग वेरीफाई कर लिए कि ठीक है, लेकिन 1 कैसे चेक करेंगे? ओके ठीक है, देखिए 147 से डिजाइनर ने 147 मान के डिजाइन किया है, और फील्ड में 147 मिल रहा है नहीं मिल रहा है हमको चेक करना है, तो हमने जो अपना K मैं बताया था आपको, KFD फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से आपने रिक्वायर्ड टॉर्क निकाल लिया 147 के लिए, जो भी टॉर्क आता है उतना टॉर्क आपको मैन्युफैक्चरर देगा कि इस टॉर्क से टाइट करें, जो मैन्युफैक्चरर का टॉर्क है इससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है जी। तो मैन्युफैक्चरर टॉर्क दिया है, उस टॉर्क से टाइट करेंगे, आप टाइट करेंगे, फिर आप चेक करेंगे, टाइट करेंगे आप टॉर्क से ज्यादा, इसका मतलब कि लोड 147 से ज्यादा आ रहा है,
ये तो श्योर है मतलब उसको फेल होएगा उसका मतलब फेल नहीं होगा इसका मतलब हम लोग श्योर हो जाएंगे कि ठीक है, टूटेगा नहीं, फेल नहीं होगा। और सेकंड DTI वॉशर जो आपके हैं वो भी कंप्रेस हो रहे हैं मेरे। DTI वॉशर कैलिब्रेट करके दिया है ना, उसमें कंप्रेस हो रहे हैं। मेरा जो टॉर्क रेंज है ना, टॉर्क रेंज हो सकता है गलत हो, टॉर्क रेंज आपने कैलिब्रेट तो करवा लिया है, हो सकता है किसी ने फाउल प्ले किया हो, गलत कर दिया उसको, टॉर्क रेंज दिखा रहा है 800, अप्लाई कर रहा है 600, ऐसा हो सकता है ना। तो DTI वॉशर भी कंप्रेस नहीं होंगे ना अगर कम टॉर्क जा रहा है तो। DTI वॉशर कंप्रेस हो गया, इसका मतलब टॉर्क रेंज ठीक है मेरा। सो डबल चेक है बेसिकली, DTI वॉशर एंड टॉर्क दोनों डबल चेक है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि DTI वॉशर सब जगह एप्लीकेबल नहीं है। जैसे NHI वाले काम करते हैं, वहाँ DTI वॉशर कंपलसरी नहीं है उनके लिए, वो सिर्फ टॉर्क कंट्रोल करते हैं। बट हम काफी स्केप्टिकल है, हम बड़े डाउट करते हैं लोगों पे कि यार टॉर्क किसी ने मैनिपुलेट कर लिया तो, इसलिए हमने एक DTI वॉशर और लगा दिया, डबली श्योर। नाउ स्लिप फैक्टर की बात की थी मैंने, स्लिप फैक्टर डिजाइन में लेते हैं। सो वी अज्यूम 2 टाइप्स ऑफ सरफेस। एक सरफेस मैंने किया था मेटलाइज सरफेस, एक सरफेस मैंने किया था ये वाला स्क्रैपिंग। सो मेटलाइज सरफेस के लिए मेरा स्लिप फैक्टर है 0.4 डिजाइन के लिए, और स्क्रैपिंग के लिए स्लिप फैक्टर 0.25 है। ठीक है, अब सपोज करें आपने मेटलाइज सरफेस के हिसाब से डिजाइन करवा लिया, न्यू सरफेस था, डिजाइन करवा लिया आपने 0.4 मान के। नाउ ऑन द न्यू स्ट्रक्चर आपने मेटलाइज किया और गलती से पेंट कर दिया। पेंट कर दिया, आप क्या करोगे? आप उसको, रूल क्या बोलता है कि पेंट को निकालिए फिर से मेटलाइज करिए। अगर आपने मेटलाइज नहीं किया फिर से, तो आपका ये 0.4 स्लिप फैक्टर नहीं रहेगा, इट विल बी 0.3 और 0.25 और इवन लेस। सो आपकी लोड कैरिंग कैपेसिटी सडनली हाफ हो जाएगी। 0.4 0.2 मींस हाफ हो गई लोड कैरिंग कैपेसिटी। तो आप डिजाइन कर रहे हैं 20 टन के लिए, वो लोड ले पा रहा 10 टन, जॉइंट फेल हो जाएगा। इसलिए सरफेस प्रिपरेशन जो दिया गया डिजाइन में वही आपको करना है, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा सरफेस प्रिपरेशन IS 4000 में और भी दिए गए हैं, बहुत सारे और भी दिए गए हैं। IS 4000 रेफर करेंगे तो उसमें और भी सरफेस प्रिपरेशंस हैं। जैसे अगर इसका एग्जांपल ले मेटलाइजिंग का, हम लोग मेटलाइजिंग का उसमें दिया 0.5, हम लोगों ने सेफर होकर 0.4 मान लिया इसको, पर ठीक है, हम लोग अपने स्पेसिफिकेशन फॉलो करेंगे, बीइंग मोर सेफर साइड। सो सरफेस प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कम टू इंस्पेक्शन। जैसे रिवेट का इंस्पेक्शन करते हैं, वैसे यहाँ भी आपको इंस्पेक्शन करना है। रिवेट में करते हैं हम लोग, हैमर हिट करते हैं, एक छोटा सा को लेते हैं, टेस्टिंग हैमर होता है उससे करते हैं, टेस्टिंग करके फिर फिंगर लगाते हैं, वाइब्रेशन चेक करते हैं, होता है ना। ऐसा इसमें कुछ नहीं होता है HSFG बोल्ट में। टेस्टिंग और इंस्पेक्शन सिर्फ विजुअल होता है इसमें, विजुअल इंस्पेक्शन। अगर कोई बोल्ट खराब है, वो विजुअली आपको दिखेगा कि लूज हो गया है, लूज रस्ट मार के दिखेगा आपको, वाटर मार्क दिखेगा, लूज अलग ही दिख जाएगा आपको। इफ इट इज लूज, उसको मार्क कर दें, आप निकाल के रिप्लेस कर दें। इफ वन बोल्ट इज लूज, दैट कैन बी रिप्लेस्ड इजीली। रिवेट में ऐसा नहीं था। रिवेट में क्या था, अगर एक रिवेट लूज हो गया एंड इफ यू आर गोइंग टू रिप्लेस दैट रिवेट, उसको आप निकालेंगे रिवेट बस्टर से किसी से, तो आसपास के 4 रिवेट और लूज हो जाते हैं। हेवी फोर्स लगाना पड़ता है ना रिवेट निकालने में, तो आसपास के 3-4 रिवेट और लूज हो जाएंगे। सो इन केस ऑफ रिवेट, सिंगल लूज रिवेट वाज नॉट रिप्लेस्ड और जनरली इज नॉट रिप्लेस्ड, बट इन केस ऑफ बोल्ट वी कैन रिप्लेस सिंगल बोल्ट आल्सो। ओके, सिंगल बोल्ट को भी हम रिप्लेस कर सकते हैं। दिस इट इज क्लियर। नाउ पेंटिंग, पेंटिंग कोटिंग दोनों अलग चीज है। कोटिंग का हमने बात किया था, जिंक फ्लेक्स कोटिंग वगैरह है। कोटिंग के बाद बोल्ट लगा दिया हमने, अब हम पेंटिंग करना है, तो जो गर्डर का पेंटिंग करते हैं, इसको भी साथ साथ पेंटिंग कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, दोनों को साथ साथ पेंटिंग कर सकते हैं। ओके, नाउ सम प्रिकॉशंस इन यूज ऑफ these bolts. Complete bolt assembly including DTI washer shall be supplied by a single manufacturer who is always responsible for the function of the assembly. It means your nut, bolt and DTI washer, they shall be supplied by a single agency. पहले क्या था, पुराने रिवीजन 5 तक क्या था, DTI washer किसी और से ले लिया आपने, बोल्ट किसी और से ले लिया। अभी नट, बोल्ट एंड DTI washer shall be supplied by single agency. Yes, washers can be supplied by different agency. जो वॉशर है आपकी पैकिंग वॉशर और नॉर्मल वॉशर, and they should be accompanied by manufacturer's
test certificate and appropriate marking indicating that these bolts are as per relevant codes. जो मार्किंग बताई थी मैंने, HR मार्किंग वगैरह, वो सारी मार्किंग रहेगी और सर्टिफिकेट रहेगा टेस्टिंग सर्टिफिकेट ऑफ DTI वॉशर्स. DTI washers or torque wrench is very important. Use only calibrated torque wrench which is calibrated within a year. सर्टिफिकेट चेक कर लीजिए कैलिब्रेशन का. It should be calibrated from some certified lab within 1 year, and also DTI washer should be calibrated. Don't use DTI indicators which have not been calibrated. अगर सर्टिफिकेट नहीं है उसको आप यूज नहीं करेंगे. ऐसा नहीं कहीं स्टोर से निकाल के दे दिया और आपने लगा लिया, ऐसा नहीं है. उसका कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट रहेगा तभी आप उसको यूज करेंगे. यूज टेपर्ड वॉशर्स इफ सरफेस इज टेपर्ड. अगर आपका सरफेस इंक्लाइंड है, यूज टेपर्ड वॉशर ऑफ प्रॉपर एंगल. जो भी एंगल का टेपरिंग है वो आप टेपर्ड वॉशर यूज करेंगे. सरफेस प्रिपरेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इट मस्ट बी एंश्योर्ड दैट द मेटलाइज्ड सरफेस शेल नॉट बी पेंटेड. उसको पेंटिंग ना करें, टेप वगैरह लगा के उसको प्रोटेक्ट करें आप. देखिए यहाँ पर ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. नो जॉइंट शेल बी असेंबल्ड फॉर बोल्टिंग अंटिल द कॉन्टैक्ट सरफेस हैव बीन इंस्पेक्टेड एंड अप्रूव्ड बाय कंपीटेंट अथॉरिटी. जॉइंट का इंस्पेक्शन नई चीज है. जनरली आप रिवेटिंग करते हैं तो वहां पर जॉइंट का इंस्पेक्शन नहीं करते. रिवेटिंग करने के बाद चेक करते हैं. यहाँ पर बोल्टिंग करने के पहले सरफेस का इंस्पेक्शन जरूरी है. जो भी आपका कंपीटेंट अथॉरिटी इंजीनियर है आपका, साइट पे जाके सरफेस को चेक करेगा पहले, फिर ओके करेगा कि नाउ यू डू बोल्टिंग, फिर बोल्टिंग करेगा. अगर सरफेस पे मान लो ऑयल है, ग्रीस है या पेंट है और एक बार टाइट कर दिया तो आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा. तो फिर आपका स्ट्रक्चर फेल होगा 2 साल के बाद, 3 साल के बाद. ठीक है, तो सरफेस का इंस्पेक्शन बहुत जरूरी है. Bolts once tightened to second stage, they go in plastic stage, so they cannot be reused in the same joint or in other holes. कौन से बोल्ट? जो सेकंड स्टेज वाले हैं. फर्स्ट स्टेज वाले को आप रीयूज कर सकते हो, सेकंड स्टेज वाले को नहीं कर सकते. This we have already discussed. Due to different actions, bolts, these HSFG bolt cannot be used in conjunction with rivets or weld in the same joint. ऐसा नहीं कि एक ही जॉइंट में आपने कुछ वेल्डिंग भी कर दिया है, कुछ बोल्ट भी लगा दिया. नो. जैसे आपका कोई जॉइंट है उसमें 20 रिवेट लगे हुए हैं, आइदर रिप्लेस्ड ऑल द 20 रिवेट्स. अगर आपके 2-4 रिवेट खराब हो गए हैं तो आप उस पे HSFG बोल्ट लगा के टाइट नहीं कर सकते आप, उसका कोई फायदा नहीं है. उस जगह उस जगह आप टर्न बोल्ट लगा दीजिए. लगाते नहीं टर्न बोल्ट, हम लोग रिवेट को रिप्लेस करके टर्न बोल्ट लगा देते हैं. टर्न बोल्ट इज इक्वली इफेक्टिव एज रिवेट्स. रिवेट का रिप्लेसमेंट है टर्न बोल्ट. अगर रिवेट नहीं है टर्न बोल्ट लगा दीजिए. हाँ, उसमें थेफ्ट वाला चांस रहेगा आपका, बार बार लूज भी हो सकता है वो, दैट इज डिफरेंट इशू, बट इफेक्टिवनेस उनकी सेम है. लेकिन HSFG बोल्ट की इफेक्टिवनेस डिफरेंट है, उनको नहीं लगा सकते. सो दैट इज प्रिकॉशन. सो दैट वाज ऑल. नाउ अच्छा, एक और चीज है, एक और just let me finish. Check the tightening procedure. If your bolt breaks during tightening, it means either the bolt is weak or you are over tightening it. दोनों गलती हो सकती है. टाइटनिंग किया, बोल्ट टूट गया, मतलब बोल्ट भी कमजोर हो सकता है, या आपका पावर रेंज जो है वो खराब हो सकता है. तो आप उसको भी चेक करें, टॉर्क रेंज को भी, और आप बोल्ट को भी चेक करें. ठीक है. सो दिस वाज ऑल. अगर कोई क्वेश्चन तो ले सकते हैं, अदरवाइज एक सिंपल चेक लिस्ट है कि आपको क्या क्या चेक करना है इस बोल्ट में. कोई क्वेश्चन आपका हो बताइए. एनी क्वेश्चन? इसका HSFG बोल्ट, जी सर. सर HSFG बोल्ट का लाइफ क्या रहता है सर? लाइफ ऐसा कुछ नहीं, कुछ खराब नहीं होता इसका. लाइफ तो स्टील का लाइफ है, इसका लाइफ है, ऐसा कोई लाइफ नहीं है. जैसे रिवेट का है ना, खराब होकर रिप्लेस कर देते हैं, वैसे इसका लूज होकर रिप्लेस कर दीजिए. अभी टाइट किया हो तो कोई लाइफ नहीं, स्पेसिफाइड नहीं है ऐसा कोई लाइफ. सर अभी आपने टर्न बोल्ट का नाम लिया सर. टर्न बोल्ट कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ बोल्ट है या सिंपल बोल्ट सर? टर्न बोल्ट सिंपल बोल्ट है आपके, उसी माइल्ड स्टील के बने हुए. ओनली अंतर ये टर्न बोल्ट में कि जो मार्जिन है ना, गैप कम होता है. जैसे मैंने बताया था आपको, पीछे बताया था ना, 20 mm बोल्ट के लिए, मेरा पेन भी काम नहीं कर रहा, 20 mm बोल्ट के लिए होल साइज बोल्ट के लिए होल कितना होता है? 20 mm बोल्ट के लिए सिंपल रिवेट और बोल्ट के लिए होल करते हैं हम 21.5. अगर टर्न बोल्ट लगाना तो होल का साइज अलग रहेगा, 20.125.
20.125 बहुत छोटा होल बनाते हैं, गैप कम होता है, गैप कम से ग्रिप अच्छी हो जाती है, ये फायदा है उसका। ओके बड़ी सिंपल, वो उसी माइल्ड स्टिक। सर एक उदाहरण देख करके हम लोग के पास सर केवल प्लेट थिकनेस आता है, ऐसे सब्जी बोल्ट का लेंथ निकालने में सर उसमें गड़बड़ी आ जाती है। गड़बड़ी कैसे आती है? देखो जैसे प्लेट, देखो लेंथ कैसे निकालते हैं बताता हूँ मैं आपको। पैकिंग लेंथ निकालनी होती है, पहले ग्रिप लेंथ निकालनी है। ग्रिप लेंथ कैसे निकलेगी? आपकी 2 प्लेट आपको जोड़ना है, तो दोनों प्लेट की थिकनेस ऐड कर दीजिए आप। उसके बाद आप DTI वॉशर की थिकनेस ऐड कर दो, उसमें एक वॉशर जो लगा रहे हो उसकी थिकनेस ऐड कर दो, ये टोटल अपनी ग्रिप लेंथ आ गई। उस ग्रिप लेंथ में 27 से 30, अगर 20 mm का है तो 23 से 35 का मैंने बताया था आपको डायमेंशन। अगर मान लो कुछ और डायमेंशन तो उसमें दिया है मैनुअल में और कोड में कितना लेना है उतना ऐड कर दीजिए, वो आपकी लेंथ आएगी। उतना लेंथ का आपको बोल्ट चाहिए, तो अलग अलग साइज, अलग अलग लोकेशन के लिए अलग अलग बोल्ट का लेंथ निकाल लीजिए आप। कुछ आएगा 148, कुछ आएगा 152, 145, ऐसे अलग अलग आएंगे आपको। उसमें से आपको जो इजी लगता है वो ले लीजिए, लार्जर साइज वाला, बड़ा। छोटा नहीं लेंगे, बड़ा लेंगे। बड़ा लेके बाकी जो गैप बचता है ना उसमें आप पैकिंग वॉशर डाल दीजिए। जैसे आपको ज्यादा आ गया 4 mm 8 mm का, तो उसमें पैकिंग वॉशर डाल दीजिए। तो काफी सारा क्वेश्चन हमारे पास है, करीब 15-20 mm का क्वेश्चन हमारे पास होता है, 20-25 mm का, उसमें अपने सारे कवर हो जाते हैं। सर जैसे सर ड्रैग बोल्ट में होल साइज कितना ज्यादा लेना चाहिए? 0.125 mm। अरे जैसे जी बोल्ट में थ्रेडिंग का लेंथ कितना होना चाहिए, उसका कोई स्पेसिफिक है क्या सर? आपका इसका भी स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, स्पेसिफिकेशन दिया हुआ, साइज दिया हुआ, पिच दिया हुआ, सब कुछ दिया हुआ है। जैसे हम लोग बात करें, मैं 20 mm की बात कर रहा था, 20 mm का साइज कितना होना चाहिए? 20 mm मतलब 20 तो रहेगा नहीं, शेंक का डाया 19.16 से लेके 20.84 होना चाहिए, ये दिया हुआ है उसमें कोड में। सिमिलरली पिच का साइज दिया 2.5 mm पिच होना चाहिए। सारा उसमें अगर देखेंगे तो मिल जाता है। हमको उतना फाइन ट्यूनिंग करने की जरूरत के बारे में नहीं पूछ रहे सर, मतलब ये जैसे कि अपना नट टाइट करने के बाद में कुछ ना कुछ थ्रेडिंग लेंथ बचना चाहिए। ओके, ये भी दिया हुआ है। ओके, ये भी दिया हुआ कितना बचना चाहिए, ये भी दिया हुआ है मेरे पास इसका। देखो जब आप टाइट करोगे ना, ये इसमें दिया पेरा 5 पेरा में दिया है, मैं आपको खोल के दिखा दूंगा। देखो क्या बोलता है वो, जब आप टाइट करते हैं ना, टाइट करने के बाद नट, सपोज बोल्ट है, बोल्ट में नट टाइट कर दिया आपने। टाइट करने के बाद नट का जो नॉन बियरिंग फेस है, बाहर वाला फेस, उसमें कम से कम 1 पिच बचना चाहिए, 1 पिच मिनिमम, उतना पिच जरूरी है। इट कैन बी मोर देन 1 ऑल्सो। ऐसा नहीं कि आधा पिच बच रहा है या 0 पिच बच रहा है, ऐसा नहीं। पीछे एटलीस्ट 1 पिच बचना चाहिए टाइट करने के बाद, ठीक है। और टाइट करने के बाद जो आगे मतलब बियरिंग फेस पे जो प्लेट के अंदर है, तो कम से कम 4 पिच बचना चाहिए, 4 पिच। मेरा काम नहीं कर रहा पेन, वरना मैं आपको बताता, मेरा पेन वर्क करो। सर ये, हेलो सर। हाँ यस प्लीज बोलिए। सर ये 12:20 से 12:45 ड्यू टू नेटवर्क इशू आई थिंक आई कुड नॉट गेट बेनिफिट्स ऑफ योर लेक्चर सर। मैं इसका प्रेजेंटेशन दे दूंगा आपको, प्रेजेंटेशन दे दूंगा, आप स्टडी कर लीजिए। कुछ डाउट है मुझसे पूछिएगा, मुझसे बात कर लीजिए, मेरा नंबर है साइट पे, मुझे आप बात कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, सो जस्ट टू समराइज चेकलिस्ट, जब आप साइट पे जाते हैं क्या क्या आपको चेक करते हैं? क्वेश्चन सर, एक क्वेश्चन और है सर, DTI वॉशर अपने बोल्ट के हेड साइड पे लगाना है या ऑपोजिट साइड में, ऐसा कुछ स्पेसिफाइड है? हेड साइड, ऑलवेज हेड साइड। नट के लिए बियरिंग फेस पे लगाना है, बोल्ट के लिए हेड पे। ओके, जस्ट टू समराइज, प्लीज कीप योरसेल्फ म्यूट। चेक bolt, nut and DTI washer, they should be supplied from a single manufacturer along with the test certificate, and required torque should be suggested by the manufacturer. ये आप चेक कर लीजिए। Then check the marking of nut bolt washers as per the property class. Check the required length of bolt, कि बोल्ट उसी लेंथ के आए हैं, ज्यादा बड़े आ गए, छोटे बड़े आ गए हैं। अगर ज्यादा बड़े आ गए तो कितने वॉशर लगाने हैं, पैकिंग वॉशर, हाउ मेनी नॉर्मल वॉशर्स, पैकिंग वॉशर्स, प्लेट वॉशर्स विल बी रिक्वायर्ड, whether tapered washers are required or not, है कि नहीं उसके पास, ये पूरा चेक कर लीजिए। कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ द रेंज शुड बी चेक। देन पर्सनल का कंपिटेंस सर्टिफिकेट, ये उतना चेक करने के बाद आप अलाउ करेंगे टाइट करने के लिए। उसके बाद आप सरफेस चेक करिए, सरफेस ठीक है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं कि पेंटिंग कर दिया हो, ऑयल ग्रीस वगैरह नहीं है उस पर, कुछ बढ़ तो नहीं है, कई बार बढ़ होता है, बढ़ तो नहीं है, कहीं रस्ट तो नहीं है।
चेक द करेक्ट यूज ऑफ DTI, नॉर्मल प्लेट एंड टेपर्ड वॉशर, करेक्ट वॉशर यूज करें करेक्ट लोकेशन पे, जो डायरेक्शन किधर लगाना है, कितने लगाना है। देन जब टाइट करते हैं, देन 2 स्टेज टाइटनिंग। फर्स्ट स्टेज स्नग टाइट, दैट शुड बी चेक। अगर वो नहीं मीट आउट हो रही है, फिर से आप ओपन करें, डिस्टोर्शन निकालें, फिर टाइट करें। तो फर्स्ट स्टेज टाइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद प्रॉपर टॉर्क जो लगाए उससे टाइट करें आप, सेकंड स्टेज टाइट। डिटेल्स ऑफ टाइटनिंग शुड बी मेंटेन्ड। क्यों जरूरी है ये? देखिए, आप जॉइंट पे टाइट करेंगे ना, तो आपको रजिस्टर में मेंटेन करना है कि आपने टाइट जो किया है वो क्या रोटेट करके किया है। When you tighten the assembly, you rotate nut or bolt. तो आपने किधर से टाइट किया है, क्योंकि आपको टेस्टिंग करने के लिए फीलर गेज इंसर्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो फीलर गेज इंसर्ट करना तो आपको मालूम होना चाहिए कि टाइट किधर से रोटेट करके किया है, तो वो आपको रिकॉर्ड करना है। फ्रॉम विच साइड यू आर रोटेटिंग, नट साइड से रोटेट कर रहे हैं, बोल्ट साइड से कर रहे हैं। एंड डिटेल ऑफ ईच बोल्ट फॉर नंबर ऑफ रिफ्यूजल्स बाय फीलर गेज शुड बी मेंटेन्ड इन रजिस्टर फॉर टेस्ट चेक बाय द हायर ऑफिशियल्स। जैसे कॉन्ट्रैक्टर का आदमी टाइट करेगा, ही विल चेक द रिफ्यूजल, चेक करके वो सारे बोल्ट का मेंटेन करेगा रजिस्टर में। जब आप जाएंगे टेस्ट चेक करने, तो आप कुछ बोल्ट को उठा के उसका टेस्ट चेक कर लेते हैं कि ठीक है कि नहीं।